मेरे मास्टर ने मुझे एक प्रोडिजी कहा और उसी पल मैं एक बेकार स्पिरिचुअल रूट वाले इंसान से डिवाइन स्पिरिचुअल रूट का मालिक बन गया। मेरी जूनियर सिस्टर ने मजाक में मुझे स्वॉर्ड मास्टर कह दिया, लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि सिर्फ उंगली आगे बढ़ाने भर से ही मेरे अंदर से जबरदस्त स्वॉर्ड एनर्जी निकल रही है। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास एक रहस्यमयी ट्रेट था। जब भी कोई मेरी तारीफ करता वो बात सच हो जाती। 18 साल पहले मैं ट्रांसमाइग्रेट होकर एक फैंटेसी वर्ल्ड में आ गया था। पहाड़ के नीचे मेरे मास्टर ने मुझे पाया और मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन सेक्ट की बदकिस्मती ये थी कि पिछले 30 सालों में वहां एक भी ऐसा डिसाइपल पैदा नहीं हुआ था जो स्पिरिचुअल रूट अवेकन कर सके। इसी वजह से अगले ही दिन अपर सेक्ट किसी को भेजकर इस सेक्ट को हमेशा के लिए बंद करने वाला था। मेरे 5 साथी डिसाइपल, जो इस सेक्ट में मेरे इकलौते सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स थे, मुसीबत में फंसने के डर से पहले ही फैमिली मैटर्स का बहाना बनाकर मास्टर को अलविदा कह चुके थे। जाते जाते उन्होंने पूरे आंगन में कुछ कीमती चीज ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो बड़बड़ाते हुए पहाड़ से नीचे उतर गए। आखिर में सिर्फ मैं ही बचा था। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं अपने बूढ़े मास्टर के साथ वहीं रुका रहा। हम दोनों बस सेक्ट के पुराने गौरव को याद करके आहें भर सकते थे। भविष्य चाहे जैसा भी हो, हम अब भी मोंग की तरह अपना काम कर रहे थे। हर दिन घंटियां बजाते थे, भले ही सेक्ट का कल अनिश्चित क्यों न हो। हालांकि पूरा सेक्ट टूटने के कगार पर था, फिर भी मैं हमेशा की तरह उठकर बीच वाले रास्ते की तरफ चल पड़ा। वैसे भी मेरे पास कोई और काम नहीं था। मैंने सोचा 17 सालों से जिन घंटियों को बजा रहा हूं उन्हें आखिरी बार बजा ही देता हूं। करीब हर 10 फीट पर हथेली के आकार की एक आयरन बेल लगी हुई थी। ये घंटियां अपर सेक्ट की तरफ से दी गई थीं। सिर्फ वही डिसिप्लिन इन्हें तोड़ सकता था जिसके पास स्पिरिचुअल रूट हो। सामने पहली कतार में रखी 80 टूटी हुई घंटियां हमारे सेक्ट के सुनहरे अतीत की गवाही दे रही थीं। लेकिन मेरे सामने वाली घंटी, जिसे मैं पिछले 17 सालों से बजा रहा था, अब तक बिल्कुल सही सलामत थी। उस पर एक भी दरार नहीं आई थी। मैं बस मन ही मन शिकायत करता हुआ उसे बजाने लगा। उसी समय घंटी की आवाज गूंजी और दूर खड़े मास्टर ली चांगशेंग मेरी पीठ को देखते हुए बार बार आह भरने लगे। तुम्हारी बुद्धि और मेहनत को देखकर लगता है कि अगर तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट होता तो तुम जरूर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते। कोई तुम्हें रोक नहीं पाता। लेकिन अफसोस। ये कहते हुए उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और वो उदास होकर मुड़ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात कही, उसी समय घंटी बजाते हुए मुझे अचानक अपने डेंटियन में एक गर्माहट महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ पैदा हो गया हो। पिछले 10 सालों में मैंने कभी ऐसा एहसास नहीं किया था। मेरे मन में तुरंत एक लगभग नामुमकिन संभावना कौन थी। उत्साह से मैंने लकड़ी का हथौड़ा फिर उठाया और घंटी पर एक और वार किया। टन। जैसे ही तेज आवाज गूंजी, पीछे मुड़ चुके मास्टर ने भी उसे सुन लिया। लेकिन इस बार घंटी की आवाज खत्म होते ही एक हल्की सी क्रैक की आवाज भी सुनाई दी। मैं खुशी से पागल होने लगा और लगातार घंटी पर वार करता गया। आखिरकार वो आयरन बेल, जो इतने सालों से सही सलामत थी, टूटकर टुकड़ों में बिखर गई। पूरे 18 साल बाद आखिरकार मैंने अपना स्पिरिचुअल रूट अवेकन कर लिया था। लेकिन मुझसे भी ज्यादा खुश मास्टर ली चांगशेंग थे। वो भागते हुए मेरे पास आए। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे उनका खुद का बेटा किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिट हो गया हो। अगर सेक्ट के पास पर्याप्त संसाधन होते तो शायद वो पूरी दुनिया को यह खुशखबरी सुनाने के लिए एक भव्य दावत तक दे देते। अगली सुबह चिंग्यून सेक्ट के 2 प्रतिनिधि बादलों पर सवार होकर यहाँ पहुंचे। उनका मकसद साफ था, वो सेक्ट को भंग करने आए थे। तभी मुझे पता चला कि मेरे मास्टर ली चांगशेंग असल में चिंग्यून सेक्ट के एक प्रोटेक्टर थे। सेक्ट ने उनकी 80 साल से ज्यादा की सेवा को देखते हुए उन्हें वापस चिंग्यून सेक्ट लौटने और अपने अपराधों का प्रायश्चित करने की अनुमति दी थी। लेकिन मेरे मास्टर के चेहरे पर छिपी हुई मुस्कान देखकर मैं समझ गया कि वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ली चांगशेंग ने तुरंत आदेश मानने के बजाय कहा कि सेक्ट में अब भी एक डिसिप्लिन मौजूद है जिसके पास स्पिरिचुअल रूट है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये दोनों स्टीवर्ड मुझे चिंग्यून सेक्ट वापस ले जाकर कल्टीवेशन का मौका देंगे। तभी उन दोनों की नजर पहली बार मुझ पर पड़ी। उनमें से एक ने तुरंत अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और मेरी जांच करने लगा। जब उसने पुष्टि कर ली कि मेरे पास सचमुच स्पिरिचुअल रूट है, तो उसने बिना कुछ कहे हाथ हिलाया और हम सब हवा में उठ गए। हम चारों पूरे 5 घंटे तक बादलों के बीच उड़ते रहे और आखिरकार चिंग्यून सेक्ट पहुंच गए। मेरे सामने धुंध से ढके विशाल पर्वत खड़े थे। वो दृश्य देखकर मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। झरना 3000 फीट नीचे गिर रहा है, मानो 9वें स्वर्ग से मिल्की वे उतर रही हो। मेरी ये बात सुनकर दोनों डीकन हैरान रह गए। जब मास्टर ने बताया कि मैंने ये पंक्तियां 5 साल की उम्र में कही थीं, तो दोनों बेहद उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा कि सेक्ट में शामिल होने के बाद मुझे वैंक पवेलियन भेजा जाना चाहिए। शायद भविष्य में मैं एक कन्फ्यूशन सेज भी बन सकता हूँ। इसके बाद वो मुझे एक छोटे पीक पर ले गए। वहाँ पहले से कई उच्च स्तर के डिसिप्लिन जमा थे जो कल होने वाली सेक्ट एंट्री एग्जामिनेशन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाकी इंतजाम बाद में कर दिए जाएंगे। फिर दोनों डिकॉन मास्टर ली चांगशेंग को लेकर वहां से चले गए। जैसे ही मैंने मास्टर को विदा किया, पीछे से किसी ने पूछा, क्या तुम नए डिसिप्लिन हो? मैंने मुड़कर देखा तो सामने एक बेहद प्यारी और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने अपना नाम सुक्वियोर बताया। वो इस जगह के गार्डियन की बेटी थी। जब उसे पता चला कि मैं भी कल की बैंक्वेट एग्जामिनेशन में हिस्सा लेने वाला हूँ, तो उसने खुद ही मुझे साथ घुमाने की पेशकश कर दी। रहने की जगह तय करते समय हमारी काफी बातचीत हुई। तभी मुझे पता चला कि यहाँ मौजूद सभी डिसाइपल स्पिरिचुअल रूट वाले थे और कल होने वाली बैंकेट सिर्फ उनकी रैंकिंग तय करने के लिए थी। स्पिरिचुअल रूट साधारण से लेकर टॉप ग्रेड तक कुल 7 स्तरों में बांटे गए थे। हर स्तर एक अलग रंग से जुड़ा था और उसी के आधार पर तय होता था कि सेक्ट किसी डिसाइपल को कितनी अहमियत देगा। जब सू छावेर ने मेरे रहने की व्यवस्था कर दी, तो मैंने बेशर्मी से उससे सेक्ट घुमाने की गुजारिश कर दी।
मैंने कहा कि मैं यहाँ के माहौल से परिचित होना चाहता हूँ। हम दोनों अभी घूम ही रहे थे कि अचानक भीड़ में हलचल मच गई। 3 घमंडी युवा शानदार ब्रोकेड रोब्स पहने हुए हमारे सामने से गुजरे। सुक्वियोर ने बताया कि ये तीनों डायनेस्टी के प्रिंस हैं। रॉयल फैमिली ने उनकी स्पिरिचुअल रूट्स को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। यहाँ तक कि अफवाह थी कि उनमें से कुछ के पास हेवन ग्रेड स्पिरिचुअल रूट भी हो सकता है। उनकी बातें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और मन ही मन उनकी किस्मत से ईर्ष्या करने लगा। सुक्वियोर ने मेरी उदासी देख ली और तुरंत मुझे दिलासा देते हुए बोली, तो क्या हुआ? कौन जाने तुम्हारी लक बहुत जबरदस्त हो और तुम्हारे पास भी टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल रूट हो। जैसे ही उसने ये बात कही, मुझे फिर से अपने डेंटियन में वही जानी पहचानी गर्माहट महसूस हुई, लेकिन इस बार वो एहसास बहुत जल्दी गायब हो गया। मुझे खुद ही शक होने लगा कि शायद मैं भ्रम देख रहा हूँ। फिर मुझे याद आया कि जब सुक्वियोर ने मेरे टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल रूट होने की बात कही थी, तभी मेरे डेंटियन में ये अजीब बदलाव हुआ था। अपने कमरे में लौटते ही मैं तुरंत आंखें बंद करके पद्मासन में बैठ गया। मैं जानना चाहता था कि आखिर मेरे डेंटियन में क्या हो रहा है, लेकिन जाहिर है मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने अभी तक औपचारिक कल्टीवेशन शुरू भी नहीं की थी, इसलिए स्पिरिचुअल रूट होने के बावजूद मैं एक सामान्य इंसान से ज्यादा अलग नहीं था। अगली सुबह सेक्ट स्क्वायर में डिसाइपल को बुलाने वाली घंटी बज उठी। स्पिरिट बैंकेट में जाते समय रास्ते में मेरी मुलाकात फिर से सू छावेर से हो गई। जैसे ही हम स्क्वायर पहुंचे, हमारे सामने एक चौंकाने वाला दृश्य था, लेकिन लोगों का ध्यान बीच में खड़े 10 फीट ऊंचे स्वलो फेदर क्रिस्टल पर नहीं था, बल्कि कल वाले तीनों प्रिंस सुनहरी रोशनी में नहाए हुए आसमान से नीचे उतर रहे थे। इससे साफ पता चल रहा था कि उन्होंने सेक्ट ज्वाइन करने से पहले ही कल्चरेशन शुरू कर दी थी। उन्हें देखकर मैं बस यही सोच पाया कि सही परिवार में जन्म लेना भी एक तरह का टैलेंट है। उसी समय भीड़ एक बार फिर हैरानी से चीख उठी, क्योंकि आसमान से एक और व्यक्ति नीचे उतर रहा था। ये थी शेलन डायनेस्टी की नई होली मेडन लिन छिंगशुए। उसका प्रवेश भी लगभग उन 3 प्रिंसेस जैसा ही था, लेकिन उसके पूरे शरीर से ऐसी ठंडी और दूर रहने वाली ऑरा निकल रही थी कि कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अफवाह थी कि उसके पास एम्परर ग्रेड स्पिरिचुअल रूट या शायद उससे भी ऊंचा स्पिरिचुअल रूट मौजूद है। जैसे ही बैंकेट फॉरेस्ट असेंबली शुरू हुई, ज्यादातर डिसाइपल के पास मॉर्टल ग्रेड या हाई ग्रेड स्पिरिचुअल रूट्स निकले। तीनों प्रतिभाशाली प्रिंसेस में से सीमा शुन और यंग मास्टर ओयांग के पास एज्योर एम्परर ग्रेड स्पिरिचुअल रूट थे। उनकी प्रतिभा देखते ही एक पेविलियन मास्टर और एक पैलेस मास्टर ने उन्हें सीधे पर्सनल डिसाइपल के रूप में स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस किन हाउतियान को डायनेस्टी फॉर्च्यून का आशीर्वाद मिला हुआ था। उसकी मूल अर्थ ग्रेड स्पिरिचुअल रूट सफलतापूर्वक अपग्रेड होकर पर्पल हेवन ग्रेड स्पिरिचुअल रूट बन चुकी थी। यहाँ तक कि चिंग्युन सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने भी उसकी बार बार तारीफ की और कहा कि इस बच्चे का भविष्य बेहद उज्जवल है। लेकिन इसके बाद होली मेडन लिन छिंगशुए की बारी आई और उसका परिणाम तो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उसने डायनेस्टी फॉर्च्यून का सहारा नहीं लिया था, फिर भी परीक्षण में सीधे पर्पल हेवन ग्रेड स्पिरिचुअल रूट सामने आया। जहाँ सेक्ट मास्टर और बाकी सभी लोग खुशी से झूम रहे थे, वहीं किन हाउतियान के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। सीमा सुन और यंग मास्टर ओयांग भी अपनी निराशा छिपा नहीं सके। उन्हें लगा था कि वो पहले से ही सबसे ऊपर हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत लगातार 2 और हेवन ग्रेड जीनियस सामने आ गए थे। आखिरकार एल्डर स्टुअर्ट ने मेरा नाम पुकारा, लिन मोहन। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं घबराते हुए स्वॉलो फेदर क्रिस्टल की तरफ बढ़ा। सच कहूं तो मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि मेरा स्पिरिचुअल रूट हाई ग्रेड होगा या लो ग्रेड। मैं तो बस इस बात पर हैरान था कि आखिर मुझे इन 4 मॉन्स्टर लेवल प्रोडिजी के बाद टेस्ट करने का फैसला किसने किया था। अजीब नजरों से मुझे घूर रही खामोश भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपना बढ़ाया हुआ हाथ किसी कैक्टस पर रख दिया हो। जब आखिरकार मेरा हाथ उस क्रिस्टल पर जाकर टिका, तो शुरुआत में क्रिस्टल से डार्क ग्रे रोशनी निकली, जो एक मॉर्टल स्पिरिचुअल रूट को दर्शाती थी। ये देखकर आसपास खड़े लोग सिर हिलाने लगे और प्रोडिजी और आम इंसान के बीच के फर्क पर अफसोस जताने लगे। थोड़ी दूर खड़ी सुक्वियोर ने भी अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसके चेहरे पर साफ पछतावा दिखाई देने लगा। लेकिन तभी कुछ ही पलों बाद क्रिस्टल का रंग तेजी से बदलने लगा। पहले ग्रे से व्हाइट, फिर येलो और आखिर में ऑरेंज पर जाकर रुक गया। सिर्फ कुछ ही सांसों के अंदर मेरी स्पिरिचुअल रूट की क्वालिटी सीधे ट्रू स्पिरिचुअल बॉडी लेवल तक पहुंच गई। ये देखकर पूरी भीड़ हैरानी से सांस खींचने लगी। सभी लोग मुझसे जलने लगे क्योंकि अब मैं सेक्ट का कोर डिसिप्लिन बनने वाला था। लेकिन तभी जब एल्डर स्टुअर्ट मेरे टेस्ट रिजल्ट की घोषणा करने ही वाला था, मेरे हाथ के नीचे मौजूद क्रिस्टल एक बार फिर रंग बदलने लगा। ऑरेंज से उसका रंग सायन हो गया। नीचे खड़े दोनों प्रिंसेस की आंखें तुरंत फैल गईं, मगर जब क्रिस्टल की सायन रोशनी पूरी तरह पर्पल रंग में बदल गई, तो पूरा यानलिंग स्क्वायर अचानक जोरदार जयकारों से गूंज उठा। कहीं से भी एक और हेवनली स्पिरिचुअल रूट वाला प्रोडिजी सामने आ गया था। यहाँ तक कि हमेशा घमंडी रहने वाला किन हाउतियान भी कांप उठा। उसने तो रॉयल डेस्टिनी की शक्ति खर्च करके बड़ी मुश्किल से हेवनली ग्रेड स्पिरिचुअल रूट हासिल की थी, जबकि मैं बिना किसी बैकग्राउंड के इतनी आसानी से वहां पहुंच गया था। लेकिन आखिरकार वहां मौजूद सभी लोग बहुत सतही सोच वाले थे, क्योंकि मेरे हाथ के नीचे मौजूद पर्पल क्रिस्टल के अंदर से अचानक मोहक रेड रोशनी निकलने लगी। उसी पल पूरी दुनिया जैसे उबल उठी। विशाल यानलिंग स्क्वायर कांपने लगा और जमीन पर पड़े छोटे छोटे पत्थर लगातार उछलने लगे। ऐसा एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस सिर्फ तब होता था जब किसी टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल रूट का जन्म होता था। यहाँ तक कि सेक्ट मास्टर भी सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक 3 जोरदार घंटियों की आवाज गूंज उठी।
यह सेक्ट की सबसे ऊंची चोटी पर मौजूद एंसेस्ट्रल बेल्स की ध्वनि थी। 3 बार घंटी बजने का मतलब था कि सेक्ट के अंदर एक टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल रूट जन्म ले चुका है। जैसे ही क्रिस्टल पूरी तरह लाल हो गया, पहले कुछ पल की मौत जैसी खामोशी छा गई और उसके बाद पूरी भीड़ पहले से कहीं ज्यादा हैरानी में चीख उठी। हमेशा शांत रहने वाली लिन चिंगशू तक का चेहरा पीला पड़ गया था और वो कांपती हुई मुझे देख रही थी। चिंगयुन सेक्ट मास्टर बुदबुदाया, चिंगयुन सेक्ट अब एक महान प्रोडिजी पैदा करने वाला है। लेकिन अगले ही पल हालात पूरी तरह बदल गए। लाल क्रिस्टल ने आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को सीधे अस्थिर कर दिया। जो डिसिपल्स पहले से कल्टीवेशन कर रहे थे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर फटने वाले हों और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग पूरी तरह खींची जा रही हो। सेक्ट मास्टर सबसे पहले समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत उड़कर आगे आया, हैंड सील्स बनाते हुए एक स्पेल कास्ट किया और मिरर के अंदर एक फैंटम इमेज बनाकर क्रिस्टल को घेर लिया, जिससे बेकाबू स्पिरिचुअल एनर्जी दोबारा स्थिर हो गई। मैं लोगों को उत्साह से टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल रूट चिल्लाते हुए देख रहा था। एल्डर्स की जलती हुई आंखें देख रहा था, जो इसे 1000 साल में एक बार होने वाली घटना बता रहे थे। तीनों प्रिंसेस के बदसूरत चेहरे देख रहा था, लिन चिंगशू की कांपती पलकें और भींची हुई मुट्ठियां देख रहा था। और ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा था। ट्रांसमाइग्रेट होकर इस दुनिया में आने के पूरे 18 साल बाद आखिरकार मैं भी यहाँ का एक प्रोडजी बन चुका था। दूर खड़ी सुक्वाओर भी गर्व और उत्साह से भरी हुई थी। बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा उसने कल अंदाजा लगाया था। ज्यादा समय नहीं बीता था कि जियांगनान और जियांगबे के दोनों स्टीवर्ड्स मेरे मास्टर को लेकर वहां पहुंच गए। जैसे ही ली चांगशेंग ने देखा कि टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल रूट अवेकन करने वाला डिसिपल उसका अपना शिष्य है, वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए उसने मेरे कंधे पर थपकी दी। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हारा टैलेंट असाधारण है। एक टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल रूट क्या चीज है। अगर तुम लेजेंडरी डिवाइन स्पिरिचुअल रूट भी अवेकन कर लेते तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती। उसकी जानबूझकर ऊंची की गई आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोग शर्मिंदा महसूस करने लगे, जबकि मैं तो अपने मास्टर की बढ़ चढ़कर बातें करने की आदत का पहले से आदी था। लेकिन जैसे ही मास्टर ने अपनी बात खत्म की, मुझे अचानक अपने डेंटियन के अंदर जबरदस्त हलचल महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई भयंकर आग जल रही हो। सबकी आंखों के सामने उस लाल क्रिस्टल के अंदर छोटे छोटे सुनहरे बिंदु उभरने लगे, जिस पर मेरा हाथ रखा हुआ था। हवा में गोल्डन बेल को नियंत्रित कर रहा सेक्ट मास्टर अचानक अपना चेहरा बदल बैठा। उसने तुरंत वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए पूरे चिंगयुन सेक्ट को सन रिटर्निंग फॉर्मेशन बनाने का आदेश दिया। सेक्ट की अलग अलग चोटियों से बहती रोशनी पर चलते हुए अनेक आकृतियां प्रकट हुई। फॉर्मेशन पूरा होने की आवाज के साथ बादलों और धुंध का एक विशाल अरे प्रकट हुआ, जिसने कुछ ही पलों में पूरे चिंगयुन सेक्ट को ढक लिया। अगले ही सेकंड सॉल फेडर क्रिस्टल से सुनहरी रोशनी का विस्फोट हो गया। इसे देखकर सभी लोगों की पलकें फिर से बेकाबू होकर फड़कने लगीं, क्योंकि उन्हें 10,000 साल पुरानी वो कथा याद आ गई जिसके अनुसार गोल्डन डिवाइन ग्रेट स्पिरिचुअल रूट अवेकन करने वाले लोग 9 प्रोविंसेस के चोजन वन होते थे। जैसे ही स्वलो फेदर क्रिस्टल से चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी फूटी, सेक्ट की सबसे ऊंची चोटी पर मौजूद एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स एक बार फिर गूंज उठे। मेरी हथेली के नीचे मौजूद सोलो फेडर क्रिस्टल तुरंत दरारों से भर गया। अगले ही पल एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ शुभ संकेतों से भरी सुनहरी तरंगें चारों तरफ फैलने लगीं। सेक्ट मास्टर ने तुरंत सबको सन रेस्टोरिंग अरे मजबूत करने का आदेश दिया, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत सुनहरी रोशनी ने उसे तैयारी का कोई मौका ही नहीं दिया। आखिरकार ड्रैगन के आकार की एक सुनहरी किरण अरे को तोड़कर आसमान में जा पहुंची और हजारों मील दूर तक फैले पहाड़ों और नदियों को सुनहरे रंग में रंग दिया। इस असाधारण फिनोमिनन ने तुरंत 9 प्रोविंसेस के अनगिनत शक्तिशाली एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। कई ताकतवर लोग चिंगयुन सेक्ट की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि वे डिवाइन स्पिरिचुअल रूट वाले इस चोजन वन को ढूंढना चाहते थे। उसी समय चिंगयुन सेक्ट की सबसे ऊंची चोटी पर मौजूद 75वीं पीढ़ी के सेक्ट लीडर की मूर्ति भी कांपने लगी। 10,000 साल पहले के ग्रैंड मास्टर की डिवाइन सेंस प्रकट हुई। उसने सिर्फ एक बार हाथ हिलाया और एजियोर क्लाउड ओवरटर्निंग सन अरे पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ सक्रिय हो गया। एक विशाल क्लाउड टॉर्नेडो पैदा हुआ, जिसने तुरंत उस सुनहरी शुभ रोशनी को निगल लिया। पूरा फेनोमेनन इतनी तेजी से दबा दिया गया कि रास्ते में आ रहे एक्सपर्ट्स पूरी तरह भ्रमित रह गए। इसके बाद ग्रैंड मास्टर ने सेक्ट मास्टर की ओर मुड़कर उसे आदेश दिया कि वो मुझे यानी डिवाइन स्पिरिचुअल रूट वाले चोजन वन को अच्छी तरह प्रशिक्षित करे। इतना सब करने के बाद उसकी डिवाइन सेंस धीरे धीरे गायब हो गई। जमीन पर टूटे हुए क्रिस्टल को देखते हुए मैं शिकायत करने ही वाला था कि अचानक मैंने सिर उठाया और देखा कि सेक्ट मास्टर, सभी एल्डर्स, तीनों प्रिंसेस, लिन चिंगशू और बाकी सारे डिसिपल्स मुझे घूर रहे थे। मैं अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। मास्टर ली चांगशेंग सबसे पहले आगे बढ़ा और गर्व से मुस्कुराते हुए बोला, तुम सच में मेरे अच्छे डिसाइपल हो। तुम्हारे डिवाइन ग्रेट स्पिरिचुअल रूट ने मुझे बहुत सम्मान दिलाया है। मैंने अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को अजीब नजरों से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ देर पहले यही कह रहा था कि अगर मैं डिवाइन स्पिरिचुअल रूट भी अवेकन कर लूं तो उसे हैरानी नहीं होगी, और अब सचमुच वैसा ही हो गया था। इतना ही नहीं, बेल रिंगिंग सेरेमनी वाले दिन भी वो कुछ बड़बड़ा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बूढ़े की बातें सच हो जाती हों? क्रिस्टल टूट जाने की वजह से यानलिंग असेंबली भी यहीं समाप्त हो गई। बाकी सभी डिसिपल्स अपने अपने स्टीवर्ड्स के साथ अलग अलग पीक्स की ओर चले गए। पूरे प्लाजा में अब सिर्फ 3 प्रिंसेस, लिन चिंगशू और मैं ही बचे थे। सेक्ट के नियमों के अनुसार अर्थ ग्रेड या उससे ऊपर की स्पिरिचुअल रूट रखने वाला कोई भी व्यक्ति किसी पीक मास्टर का डायरेक्ट डिसिप्लिन बन सकता था। डेंग पीक के पीक मास्टर सीमा रान ने सीमा शून को अपना शिष्य बना लिया। होंगे पीक के पीक मास्टर ये चिंग ने प्रिंस ओयांग को स्वीकार कर लिया। किन हाओतियान को प्योमियो पीक के पीक मास्टर झाओ कियन ने अपना डिसिप्लिन बना लिया।
हुआ में पीक के पीक मास्टर ने हमेशा ठंडी रहने वाली लिन चिंगशू को अपना शिष्य बना लिया। अब बाकी बचे 30 से ज्यादा पीक मास्टर्स की आंखें मेरे ऊपर टिकी हुई थीं। डिवाइन ग्रेड स्पिरिचुअल रूट वाले चोजन वन को अपना डिसिप्ल बनाने का मौका कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था। सेक्ट मास्टर ली शुआनजी सबसे पहले आगे बढ़ा और मुझे अपना शिष्य बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन ये चिंग ने तुरंत उसे बीच में रोक दिया और दावा किया कि मेरा कल्टीवेशन पाथ उसकी टीचिंग्स के लिए ज्यादा उपयुक्त है। झाओ कियन और सीमा रान भी तुरंत इस प्रतिस्पर्धा में कूद पड़े। बाकी 32 पीक मास्टर्स ने भी मुझे चारों तरफ से घेर लिया और हर कोई मुझे मनाने की कोशिश करने लगा। एक पीक मास्टर बोला कि वो मुझे अपने भाई जैसा मानकर रखेगा। दूसरे ने वादा किया कि मुझे अनलिमिटेड कल्चरेशन रिसोर्सेज दिए जाएंगे। एक फीमेल पीक मास्टर ने तो सीधे मेरे सामने टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल पाइथन स्वॉर्ड फेंक दी। ये देखकर बाकी लोग भी शांत नहीं रह सके। किसी ने 100 बैटल्स ड्रैगन्स के अलार्मर निकाल लिया जो क्रिएशन रियलम के हमलों को भी झेल सकता था। किसी ने सॉन्ग टैजन जेट ब्रेसलेट और कैओस स्पीडलेस जेट जैसी अर्थ ग्रेड ट्रेजर्स निकाल ली और भी न जाने कितने खजाने मेरे सामने रख दिए गए। इन पीक मास्टर्स के डायरेक्ट डिसिपल्स तो जलन से लगभग रो ही रहे थे। हालात पूरी तरह बेकाबू होने ही वाले थे कि तभी सेक्ट मास्टर ली शुआनजी अचानक चिल्लाया कि वो मुझे हेवन ग्रेड विंड सप्रेसिंग ट्रेजर उपहार में देगा। उसने हैंड सील्स बनाकर स्पेल कास्ट किया और सेक्ट की सबसे ऊंची चोटी जोर जोर से कांपने लगी। जमीन फटने लगी मानो कोई सुप्रीम ट्रेजर बाहर निकलने वाला हो। ये देखकर बाकी पीक मास्टर्स सचमुच घबरा गए। उन्होंने तुरंत हार मान ली और ली शुआनजी से रुक जाने की विनती करने लगे। मैं बस उस ट्रेजर को देखता रह गया जो जन्म लेने ही वाला था, लेकिन फिर वापस दबा दिया गया। मेरा दिल निराशा से भर गया। उस चालाक बूढ़े लोमड़ी ली शुआनजी ने सचमुच मुझे मुफ्त के गिफ्ट का लालच देकर अपना डिसिप्लिन बनाने की कोशिश की थी। मेरे सामने अर्थ ग्रेड मैजिक ट्रेजर्स का पूरा ढेर लगा हुआ था। इतने सारे खजाने देखकर मेरे पास मना करने का कोई तरीका नहीं बचा। आखिरकार आंखों में आंसू लिए मैंने वहीं पर अप्रेंटिसशिप सेरेमनी पूरी करने के लिए हाँ कर दी। समारोह खत्म होते ही सेक्ट मास्टर ने मेरे मास्टर ली चांगशेंग के सारे अपराध माफ कर दिए। इतना ही नहीं, मुझे पालने पोसने और बड़ा करने के योगदान के बदले उन्हें प्रोटेक्टर का वेस्ट टोकन और पूरे 100 साल की सैलरी इनाम में दी गई। इसके बाद उन्होंने बाकी सभी पीक मास्टर्स को खास तौर पर चेतावनी दी कि मेरे डिवाइन ग्रेड ट्रेजर अवेकन होने की बात किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए। आखिर में स्पिरिचुअल रूट वाली पूरी घटना को लेकर वो खुद मुझे गोद में उठाकर सेक्ट की सबसे ऊंची चोटी की तरफ ले गए। पीछे उन पीक मास्टर्स का झुंड खड़ा रह गया जिन्हें न कोई डिसिप्लिन मिला था और न ही कोई ट्रेजर। सबके चेहरे कड़वाहट और बेबसी से भरे हुए थे और वो सिर्फ आहें भर सकते थे। सेक्ट मास्टर ली शुआनशी मुझे सबसे ऊंची चोटी की ओर ले जाते हुए रास्ते भर सेक्ट के बारे में अलग अलग बातें बताते जा रहे थे। तभी जब हम फ्लावर पीक के पास से गुजरे, मुझे फूलों की खुशबू के बीच एक बेहद खास सुगंध महसूस हुई। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे मुंह से अचानक एक कविता निकल गई। एक अलग तरह का दुख, छिपी हुई नाराजगी और दबा हुआ क्रोध। मेरी बात सुनकर सेक्ट मास्टर तुरंत चौंक गए। फिर उन्होंने मेरी तारीफ करते हुए कहा कि मुझे सच में चोजन वन कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने फ्लावर पीक मास्टर के मन की बात तक समझ ली थी। आखिरकार हम सेक्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। वहां मैंने पहली बार उस पर्पल गोल्ड एंसेस्टर लाइट को देखा जो शिखर के ऊपर तैर रही थी। उसकी चमक इतनी जबरदस्त थी कि नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। सेक्ट मास्टर ने बताया कि ये ग्रैंड मास्टर द्वारा छोड़ी गई एक पवित्र वस्तु है। पहले इसके पास भविष्य के शुभ अशुभ संकेत देखने और प्रतिभाशाली लोगों को पहचानने की क्षमता थी, लेकिन पहले ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 बार ही गूंजती थी, जबकि मेरे मामले में एंसेस्टर लाइट अनगिनत बार बज उठी थी। एजियोर क्लाउड हॉल में पहुंचने के बाद सेक्ट मास्टर ने बेहद गंभीर चेहरे के साथ मुझसे हेवनली डव की शपथ दिलवाई। मुझे डर था कि भविष्य में डव लाइनेज हासिल करने के बाद कहीं मुझे चिंग्यून सेक्ट की रक्षा करने की जिम्मेदारी न उठानी पड़े, इसलिए मैंने बिना किसी झिझक के सिर झुकाकर शपथ ले ली। उसी पल मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दिव्य इच्छा मेरे माथे पर उतर आई हो। तभी मुझे समझ आया कि डिवाइन बॉन्ड आखिर कैसे काम करता है। इसके बाद सेक्ट लीडर ने अपनी 2 उंगलियां मेरे सीने पर रखीं और पर्पल ची ईस्टवर्ड स्क्रिप्चर मेरे दिमाग में ट्रांसफर कर दिया। ये मिड ग्रेड हेवनली रैंक स्क्रिप्चर था और चिंग्यून सेक्ट की असली मेंटल कल्टीवेशन मेथड मानी जाती थी। कहा जाता था कि इसे पर्पल स्टार सेज के अधूरे पर्पल ची सुप्रीम पॉइंट से विकसित किया गया था। मैंने आंखें बंद की और मेंटल कल्टीवेशन मेथड के अनुसार स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करना शुरू किया। मेरा कॉन्शियसनेस सी, जो पहले पूरी तरह अंधकारमय था, कुछ देर बाद उसमें छोटे छोटे प्रकाश बिंदु दिखाई देने लगे। वो इतने घने थे मानो अंधेरे में हजारों तारे चमक उठे हों। जल्द ही मेरा डेंटियन भी स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ गया। सिर्फ कुछ दर्जन सांसों के भीतर ही मेरे आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी का एक विशाल भंवर बन गया। आसपास की ऊर्जा पागलों की तरह मेरी ओर खींचने लगी और सीधे मेरे शरीर में समाने लगी। इसमें कोई शक नहीं था कि मैंने बेहद आसानी से QI इंडक्शन पूरा कर लिया था, लेकिन जब मैंने पर्पल QI को महसूस करने की कोशिश की तभी समस्या शुरू हो गई। मैं काफी देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। मैं पूरी तरह उलझ चुका था। तभी अचानक मेरा दिमाग साफ होने लगा और मुझे कुछ महसूस हुआ। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि सेक्ट मास्टर ली शुआनजी मुझे तनाव और उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। पहली ही कोशिश में मेरे द्वारा इतनी विशाल स्पिरिचुअल एनर्जी आकर्षित करने का दृश्य देखकर और यानलिंग स्क्वायर में 3000 मील तक फैले शुभ बादलों को याद करके वो मन ही मन सोच रहे थे कि डिवाइन ग्रेड स्पिरिचुअल रूट वाले मेरे जैसे प्रोडेजी के लिए पर्पल एनर्जी महसूस करना तो बच्चों का खेल होना चाहिए। उसी समय सबसे ऊंची छोटी से एक पर्पल वाटरफॉल आसमान से उतरती हुई दिखाई दी। पूरे बादल बैंगनी रंग में रंग गए। चिंग्यून सेक्ट के सभी डिसिपल्स हैरानी से ऊपर देखने लगे। 36 पीक मास्टर्स भी उड़ते हुए वहां पहुंच गए। सभी के चेहरे सदमे से भर गए थे, क्योंकि ये ईस्ट से पर्पल एनर्जी के आगमन का संकेत था।
एक ऐसा संकेत जो सेकंड ट्राइब्यूलेशन ब्रेकथ्रू का प्रतीक माना जाता था। लेकिन ये सिर्फ वही दृश्य था जो सबसे ऊंची चोटी के नीचे मौजूद लोग देख पा रहे थे। जहां तक मेरी बात थी, मुझे साफ महसूस हो रहा था कि भारी मात्रा में पर्पल एनर्जी मेरी तरफ खींच रही है। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो हॉल के अंदर कुछ भी नजर नहीं आया। उल्टा मैं उलझन में पड़ गया और अपने मास्टर से पूछ बैठा कि क्या उन्होंने कोई पर्पल एनर्जी देखी है। सेक्ट लीडर को लगा कि मैं पर्पल ऑरा महसूस करने में असफल रहा हूं, इसलिए उन्होंने मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि पहली बार में असफल होना बिल्कुल सामान्य बात है। उन्होंने खुद बताया कि पहली बार पर्पल ऑरा महसूस करने में उन्हें पूरा एक दिन और एक रात लग गई थी। तब जाकर वो उसकी एक बेहद हल्की सी लहर महसूस कर पाए थे। उधर उसी समय सबसे ऊंची चोटी पर्पल शैडो से ढक चुकी थी। 3000 मील लंबी पर्पल ऑरा किसी आकाशगंगा की तरह आसमान से उतर रही थी। चिंग्यून सेक्ट का हर डिसिप्ल घबरा गया। 36 पीक मास्टर्स ने सोचा कि सेक्ट लीडर ट्रिब्यूलेशन से गुजर रहे हैं, इसलिए सभी अपने डिवाइन वेपन्स लेकर दौड़ पड़े और अपने डिसिप्ल्स को फॉर्मेशन बनाने का आदेश देने लगे ताकि मदद की जा सके। सेक्ट लीडर ने तुरंत बाहर मौजूद उन 36 विशाल स्पिरिचुअल एनर्जीज को महसूस कर लिया। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद पीक मास्टर्स कोई विशेष अनुष्ठान करने के लिए सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो हॉल से बाहर निकलकर कारण पूछने पहुंचे, उनकी नजर उस अथाह पर्पल ऑरा के महासागर पर पड़ी। उसी पल उन्हें सब समझ आ गया। तो मैंने सचमुच ईस्ट से 3000 मील लंबी पर्पल ऑरा बुला ली। हेवन का चोजन वन आखिर साधारण कैसे हो सकता है? तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कल्पना ही बहुत छोटी थी। खुशी से भरकर उन्होंने समझ लिया कि चिंग्यून सेक्ट को सच में एक अनमोल खजाना मिल चुका है। जब बाकी सेक्ट लीडर्स को पता चला कि मैंने सेक्ट ज्वाइन करने के 2 घंटे के अंदर ही ये सब कर दिखाया है, तो सबने ठंडी सांस खींची। पर्पल ऑरा धीरे धीरे गायब होने लगी और आखिरकार सभी लोग अजीब से चेहरे बनाते हुए वहां से लौट गए। क्योंकि मेन हॉल फॉर्मेशन द्वारा सुरक्षित था, इसलिए मुझे बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। इसी वजह से मुझे अंदाजा भी नहीं था कि बाहर क्या तूफान मचा हुआ था। जब सेक्ट लीडर वापस हॉल में आए तो रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, ज्यादा मत सोचो, मैं पहले ही पर्पल ऑरा महसूस करने में सफल हो चुका हूँ। इसके बाद उन्होंने मुझे पहाड़ के बीचों बीच स्थित क्यूलिन हॉल में रहने का आदेश दिया, जबकि वो खुद टूट चुके गूज फेडर क्रिस्टल की मरम्मत करने के लिए जल्दी से निकल गए। मैंने अपने मास्टर द्वारा दिया गया स्टोरेज बैग खोला और सभी पीक मास्टर्स द्वारा दिए गए खजाने बाहर निकाल दिए। काफी देर तक उन्हें जांचने और गिनने के बाद आखिरकार मैं चैन की नींद सो गया। अगली सुबह मुझे एल्डर्स का सरमन सुनने जाना था। बाकी सभी डिसाइपल्स और प्रोडिजीज जल्दी जल्दी भाग रहे थे, लेकिन मैं आराम से अपने एक सीनियर अंकल के साथ यात्रा कर रहा था। वो आराम से एक मैजिकल आर्टिफैक्ट पर सवार थे जो किसी दूसरे सीनियर अंकल ने उन्हें दिया था। सफर के दौरान मैंने जिज्ञासा से पूछा कि सेक्ट बाकी प्रोडिजीज को यात्रा के लिए कोई साधन क्यों नहीं देता। मास्टर होंग के सेमिन के दौरान सीमा शून और यंग मास्टर ओ यांग बार बार इधर उधर देख रहे थे। क्योंकि ये बुनियादी बातें वो पहले ही सुन चुके थे, इसलिए उनका ध्यान कहीं और था। लेकिन होंग त्यानशेंग अपनी निष्पक्षता के लिए मशहूर थे। उन्होंने दोनों को जमकर डांटा और सजा के तौर पर 3 दिन के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बिना खाना दिए बंद रहने का आदेश दे दिया। यहाँ तक कि सेक्ट के प्रोडिजीज को भी उनके सामने सीधा रहना पड़ता था। दुर्भाग्य से मैं बहुत सुबह उठ गया था, इसलिए सेरेमन सुनते सुनते मेरी आंख लग गई और मैं खर्राटे मारने लगा। बाकी डिसिपल्स ये देखकर मजे लेने लगे। आखिर मैं तो एक साधारण मॉर्टल था जिसने अभी अभी कल्चरेशन शुरू की थी। अगर मुझे भी सीमा शून जैसी 3 दिन की सजा मिल जाती तो शायद मैं भूख से ही मर जाता। तभी होंग त्यानशेंग ने गंभीर चेहरे के साथ उंगली झटक दी। अचानक मेरे डेस्क के बगल में एक रेशमी रजाई प्रकट हो गई। इसे ओढ़ा दो, कहीं इसे ठंड न लग जाए। पूरा संसार जैसे एक पल के लिए शांत हो गया। ये कैसा निष्पक्ष व्यवहार था। सजा पा चुका सीमा सुन खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा कि मैं खुलेआम सो रहा था, फिर भी मुझे सजा क्यों नहीं मिली। होंग त्यानशेंग ने बिना झिझक जवाब दिया कि मैं गॉड्स का चोजन वन हूँ। एक ही दिन में 2 सेलेस्टियल फेनोमेना पैदा कर चुका हूँ। ऐसे में मुझे विशेष देखभाल मिलना तो स्वाभाविक है। ये सुनकर सीमा सुन सिर्फ चुपचाप वापस जाकर दीवार की तरफ मुंह करके पश्चाताप कर सकता था। जब मेरी आंख खुली तो मैं बेहद शर्मिंदा हो गया। मुझे लगा अब तो सजा पक्की है, इसलिए मैं जल्दी से बोला कि पिछली रात मेरी नींद ठीक से नहीं हुई थी। लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट होंग त्यानशेंग ने तुरंत सेरेमन समाप्त करने की घोषणा कर दी और कहा कि मैं वापस जाकर अच्छी तरह आराम करूं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपनी कल्चरेशन को लेकर खुद पर ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है। जब मैं वापस लौटा तो देखा कि मेरे मास्टर ली चांगशेंग पहले से ही दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी आस्तीन के अंदर से एक पुरानी और मुड़ी तुड़ी सीक्रेट मैनुअल निकाली और मुझे देते हुए कहा कि ये उनका सबसे कीमती खजाना है। उन्होंने बताया कि दशकों तक लगातार इस डिवाइन स्किल का अभ्यास करने के बाद उन्होंने इसे हासिल किया है। फिर उन्होंने मुझे याद दिलाया कि भविष्य में दूसरी सेक्ट्स के लोग मुझे डुएल के लिए चुनौती देने आ सकते हैं। आखिर मैं अब सेक्ट का सबसे बड़ा प्रोडजी था और ऐसे मुकाबलों में मेरा शामिल होना लगभग तय था। हालांकि मेरी टैलेंट असाधारण थी, लेकिन मैंने सिर्फ एक दिन पहले ही कल्टीवेशन शुरू की थी, इसलिए शर्मनाक हार से बचने के लिए मुझे जल्द से जल्द कोई डिवाइन एबिलिटी सीखनी जरूरी थी। अगली सुबह मैं उड़कर जिक्सियाओ पीक के डिवाइन एबिलिटी पैविलियन पहुंचा ताकि अपने लिए एक डिवाइन एबिलिटी चुन सकूं। लेकिन पैविलियन पहुंचते ही मैंने देखा कि लिन चिंगशू पहले अपना वेस्ट टोकन दिखाती है, तभी उसे अंदर जाने दिया जाता है। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास तो कोई वेस्ट टोकन है ही नहीं। पवेलियन की रखवाली कर रहे बूढ़े व्यक्ति ने मुझे एक नजर में पहचान लिया। उन्होंने बेहद गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और सीधे अंदर जाने दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे पवेलियन की सभी फ्लोर्स देखने की अनुमति भी दे दी। मैं बिना समय गंवाए सीधे 6ठे फ्लोर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वहीं पर एक हेवनली ग्रेट डिवाइन एबिलिटी छिपी हुई थी। अलग अलग आकार की कुल 7 पत्थर की मूर्तियां वहां रखी हुई थीं। मैं उन्हें ध्यान से देखने ही वाला था कि तभी किसी ने मुझे आवाज दी,
उस व्यक्ति ने अपना नाम हुआंग ताई बताया और कहा कि वो भी इस सेक्ट का डिसिप्लिन बन चुका है। तभी मेरे सीनियर ब्रदर लू शेनफेंग ने बड़े उत्साह से मेरे सामने मौजूद इन स्टोन कार्विंग्स का परिचय कराया। उसने बताया कि इनके अंदर हेवनली ग्रेट डिवाइन पावर छिपी हुई है और कल्टीवेशन शुरू करने के लिए इंसान को पहले उसके साथ रेजोनेंस स्थापित करनी पड़ती है। उसने खास तौर पर मुझे चेतावनी दी कि अगर किसी अपने लिए अनुपयुक्त डिवाइन पावर की कल्चरेशन करने की कोशिश की तो मेरी जड़ें यानी फाउंडेशन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। मैं बीच में रखी ड्रैगन और टाइगर वाली स्टोन कार्विंग को घूरने लगा, लेकिन उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वांग ताई ने बताया कि ये हेवनली ग्रेड हाई रैंक ड्रैगन एंड टाइगर डिवाइन स्टैच्यू है। इसकी ताकत बेहद भयानक है, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा है। पिछला डिसाइपल जो इसे कल्टीवेट करने में असफल हुआ था, उसका रियल्म बुरी तरह गिर गया था और उसकी स्पिरिचुअल रूट की क्वालिटी भी हेवनली ग्रेड से गिरकर अर्थली ग्रेड बन गई थी। ये सुनते ही मैंने बिना देर किए इस खतरनाक चीज से दूरी बना ली। जब मैंने सिर घुमाया तो देखा कि किन हाओतियान और लिन चिंगशू भी 6th फ्लोर पर मौजूद थे। किन हाओतियान सन, मून एंड यूनिवर्स स्टोन कार्विंग के सामने पालथी मारकर काफी देर से बैठा था। ऐसा लग रहा था कि वो रेजोनेंस स्थापित करने में असफल रहा है। वहीं लिन चिंगशुए आंखें बंद करके पक्षी जैसी दिखने वाली स्टोन कार्विंग को महसूस कर रही थी और शायद उसे कुछ समझ भी आ रहा था। दूसरी तरफ मैंने वही सन एंड मून यूनिवर्स स्टोन कार्विंग चुन ली जिसे किन हाओतियान अभी अभी छोड़कर गया था। मैं उसके सामने पालथी मारकर बैठ गया और रेजोनेंस स्थापित करने की तैयारी करने लगा। उसी समय सबसे ऊंची चोटी पर सेक्ट मास्टर ली शुआनजी और लुशेन पीक मास्टर झांग वुजी माउंटेन वॉरशिप सेरेमनी के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि मैं डिवाइन पावर पैविलियन में हूं, तो सेक्ट मास्टर को अचानक ड्रैगन एंड टाइगर डिवाइन स्टैच्यू वाली बात याद आ गई। दोनों तुरंत वहां की ओर दौड़ पड़े। उन्हें डर था कि कहीं मैं उस खतरनाक डिवाइन पावर को कल्टीवेट करने की कोशिश न कर बैठूं। लेकिन जब वे डिवाइन पावर पैविलियन पहुंचे तो हुआंग ताई बाहर आया और उसने बताया कि मैंने सन एंड मून यूनिवर्स डाओ को चुना है। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। झांग वुजी हंसते हुए बोला कि ड्रैगन एंड टाइगर डिवाइन स्टैच्यू को छोड़कर बाकी कोई डिवाइन पावर किसी असाधारण फिनोमिनन को जन्म नहीं दे सकती, इसलिए ली शुआनजी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने ये बात पूरी की, डिवाइन पावर पैविलियन के अंदर से एक भनभनाहट जैसी आवाज आई और एक अजीब फ्लक्चुएशन चारों तरफ फैल गई। असल में मैं अभी अभी सन एंड मून यूनिवर्स स्टोन कार्विंग के सामने बैठा था। मैंने कल्चरेशन शुरू भी नहीं की थी कि मुझे स्टोन स्कल्प्टर के अंदर की फ्लक्चुएशन अपनी हार्टबीट के साथ तालमेल बनाती हुई महसूस होने लगी। तर्क के हिसाब से तो सिर्फ एक विचार के साथ मुझे डिवाइन पावर मिल जानी चाहिए थी, लेकिन मुझे हमेशा लग रहा था कि कुछ न कुछ अधूरा है। इसलिए मैं बार बार उसे महसूस करता रहा, उसकी गहराइयों को टटोलता रहा, लेकिन उसके असली रहस्य को पकड़ नहीं पा रहा था। किन हाओतियान मुझे लगातार देख रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ाया कि मेरे टैलेंट और स्पिरिचुअल रूट को देखते हुए मुझे इसे आसानी से महसूस कर लेना चाहिए। हालांकि दिल के किसी कोने में वो चाहता था कि मैं असफल हो जाऊं। तभी जब मैंने दूसरा विकल्प स्वीकार करने का फैसला किया, अचानक मेरा स्टोन स्कल्प्टर के साथ एक बेहद मजबूत कनेक्शन स्थापित हो गया। उसके अंदर मौजूद विशाल डिवाइन पावर चांदी के ड्रैगन जैसे झरने की तरह सीधे मेरे दिमाग में घुसने लगी। उसी समय स्टोन स्कल्पचर जोर जोर से कांपने लगी और उससे निकलने वाली गर्जना लगातार तेज होती गई। ये देखकर किन हाओतियान और लिन चिंगशू पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। डिवाइन पावर पैविलियन के बाहर सेक्ट मास्टर ली शुआनजी और बाकी लोगों ने भी उस फ्लक्चुएशन को महसूस किया और उनके चेहरे तुरंत बदल गए। उसने फौरन डिसिपल्स को वहां से हटने का आदेश दिया और सबको चेतावनी दी कि यह फेनोमेन बेहद विनाशकारी हो सकता है। सभी लोग तुरंत सुरक्षित जगहों की ओर हटने लगे। पैविलियन के अंदर मौजूद डिसिपल्स तेजी से बाहर निकल गए। किन हाओतियान और लिन चिंगशू भी एक के बाद एक उड़कर बाहर आ गए, लेकिन मैं अकेला वहीं स्टोन स्कल्पचर के सामने पालथी मारकर बैठा रहा। स्टोन स्कल्पचर पहले से भी ज्यादा जोर से कांपने लगी और आखिरकार एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ फट गई। उसी पल पहाड़ों, नदियों, सूर्य और चंद्रमा का एक विशाल फिनोमेनॉन मेरे शरीर से फैलना शुरू हो गया। 7 मंजिला डिवाइन पावर पैविलियन देखते ही देखते राख में बदल गया। ली शुआनजी और बाकी पीक मास्टर्स ने अपनी शक्ति मिलाकर पवेलियन के चारों ओर एक सुनहरी घंटी का फैंटम तैयार किया, लेकिन फिनोमेनन के टकराते ही वो गोल्डन बेल पल भर में चकनाचूर हो गई। सबसे ऊंची चोटी पर मौजूद एंसेस्ट्रल बेल लगातार 3 बार बजी। ये सुप्रीम डिवाइन पावर के प्रकट होने का संकेत था। पूरे सेक्ट के 35 पीक मास्टर्स और 108 गार्डियंस तुरंत वहां पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि चिंग्युन सेक्ट सूर्य और चंद्रमा की शक्ति से उलट-पुलट हो चुका है और पहाड़ों व नदियों के ऊपर भ्रम जैसी छवियां छाई हुई हैं, तो हर कोई दंग रह गया। मैं शून्य में तैर रहा था और डिवाइन लॉज मेरे चारों ओर नदियों की तरह बह रही थी। क्रिम्सन सन के टूटने और ब्राइट मून के नदी में गिरने की छवि धीरे धीरे मेरी सीमाओं से बाहर जाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा यूनिवर्स अराजकता में डूबता जा रहा हो। पीक मास्टर्स ने अफसोस जताया कि मेरा कल्टीवेशन लेवल अभी बहुत कम है और शायद मैं इस सुप्रीम डिवाइन पावर को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी गार्डियंस के बीच से मेरे मास्टर ली चांगशेंग हवा में कदम रखते हुए आगे आए। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींची और जोर से चिल्लाए, लेन मोहेन, तुम जरूर कर सकते हो। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम सूर्य और चंद्रमा को अपने हाथों में थाम सकते हो और यूनिवर्स में फिर से व्यवस्था ला सकते हो। जैसे ही ली चांगशेंग ने ये शब्द कहे, मैं अचानक खड़ा हो गया। मेरे शरीर के अंदर एक रहस्यमयी शक्ति उमड़ पड़ी। मैंने दांत भींच लिए और सारी डिवाइन पावर तथा डिवाइन लॉज को अपने अंदर समाहित करना शुरू कर दिया। टूटे हुए पहाड़ फिर से सीधे खड़े हो गए। नदी उल्टी दिशा में बहने लगी। बिखरा हुआ यूनिवर्स दोबारा व्यवस्थित हो गया। सिकुड़ चुके सूर्य और चंद्रमा उड़
उड़कर मेरी हथेलियों में आ गए। मेरे पैरों के नीचे मौजूद पहाड़ उखड़कर ऊपर उठ गए और मेरे शरीर को सहारा देने लगे। मैंने आंखें खोली, उनमें सुनहरी रोशनी चमक रही थी। फिर मैंने जोर से घोषणा की, मैं सूर्य और चंद्रमा को अपने हाथों में थामता हूँ। मैं आसमान से सितारे तोड़ सकता हूँ। इस दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है। मेरी आवाज हेवनली बेल की तरह पूरे चिंग्युन सेक्ट में गूंज उठी। धीरे धीरे फेनोमेनोन सिकुड़कर मेरे शरीर में समाने लगा। उसी समय मेरे पैरों के नीचे एक क्यानकुन डायग्राम बन गया और मुझे उठाकर सबके सामने ले आया। ली शुआनजी खुशी से झूम उठे और मुझसे पूछा कि मुझे किस तरह का इनाम चाहिए। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, मैं अभी अभी हासिल की गई डिवाइन एबिलिटी की ताकत को परखना चाहता हूँ। ये सुनते ही सीनियर ब्रदर हुआंगताई तुरंत आगे आ गया। उसने खुद को वॉलंटियर किया और यहाँ तक कि अपना कल्टीवेशन लेवल दबाकर स्पिरिट सोल रियलम तक ले आया। मैं क्वानकुन डायग्राम पर खड़ा होकर उसकी शक्ति को महसूस करने लगा। जैसे जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह मेरे शरीर में भरने लगी, क्यानकुन डायग्राम 10 झांग से बढ़कर 100 झांग से भी ज्यादा विशाल हो गया। उसकी भयानक शक्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। हुआंगताई को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपना दबाया हुआ कल्चरेशन वापस खोलने और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने विशाल क्यानकुन डायग्राम को उसकी तरफ फेंक दिया और चिल्लाया, सीनियर ब्रदर भागिए मत। हुआंगताई पीछे हटते हुए अपनी दबाई हुई शक्ति को पूरी तरह मुक्त करने लगा। अगले ही पल उसके शरीर से पीक नेसेंट सोल रियल एक्सपर्ट जैसी ऑरा फूट पड़ी। उसे विश्वास था कि वो इस हमले को झेल लेगा, लेकिन अगले ही क्षण क्वानकुन डायग्राम सीधे उस पर जा गिरा। निर्णायक समय पर सेक्ट मास्टर ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने क्वानकुन डायग्राम की शक्ति को बिखेर दिया और उग्र स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन को शांत कर दिया। जब सब कुछ शांत हुआ तो मैंने देखा कि हुआंगताई बिल्कुल सुरक्षित था। इसे देखकर मैं थोड़ा निराश हो गया। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, इस तथाकथित सुप्रीम डिवाइन एबिलिटी की ताकत तो बस ठीक ठाक ही है। मेरी बात सुनते ही आसपास मौजूद डिसिपल्स की आंखों में लगभग आंसू आ गए। मैं सिर्फ 3 दिनों से कल्चरेशन कर रहा था, फिर भी मैंने पीक नेसेंट सोल रियल एक्सपर्ट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। उनकी नजरों में मेरी तुलना में वे खुद बेहद साधारण लग रहे थे। सेक्ट मास्टर ली शुआनजी ने मेरी जमकर तारीफ की और फिर सभी को अपने अपने पीक्स पर लौटकर कल्चरेशन जारी रखने का आदेश दे दिया। क्यूलिन हॉल में लौटने के बाद मैं अभी अभी आराम करने के लिए लेटा ही था कि बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलने पर मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे मैं पहचानता नहीं था। पूछने पर पता चला कि उसका नाम लू युआन है। वो 30 साल पहले चिंग्युन सेक्ट में शामिल हुआ था। अब वो एक इनर डिसिप्लिन था और जेड फॉरेस्ट रियलम के लेसर्स कंप्लीशन स्टेज तक पहुंच चुका था। वो मुझसे एल्केमी स्क्रिप्चर पैविलियन से लेवल 3 एल्केमी मैनुअल लाने में मदद मांगने आया था। वो लंबे समय से लेवल 3 एल्केमिस्ट पर अटका हुआ था, लेकिन उसके पास इतने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स नहीं थे कि पैविलियन के ऊंचे फ्लोर्स में जा सके और जरूरी मैनुअल हासिल कर सके। जब उसने देखा कि मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद के लिए हाँ कर दी है, तो वो मुस्कुराया और मेरी तारीफ करते हुए बोला, लिन मोहन, तुम्हारा टैलेंट असाधारण है। तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड इतनी तेज है कि तुम हर दिन हजारों मील आगे बढ़ोगे। हो सकता है कि तुम्हें खुद पता भी न चले और तुम ब्रेक थ्रू कर जाओ। जैसे ही उसने ये बात कही, मुझे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। मेरा डेंटियन गर्म होने लगा। हालांकि थोड़ी देर बाद वो एहसास अपने आप गायब हो गया। खुद को शांत करने के बाद मैंने लू युआन को अलविदा कहा और तुरंत स्पिरिट मेडिसिन पीक की तरफ उड़ गया, जहां एल्केमी स्क्रिप्चर पैविलियन स्थित था। पैविलियन की रखवाली कर रहे बूढ़े व्यक्ति ने जैसे ही मुझे देखा, उसने बिना एक शब्द कहे मुझे अंदर जाने दिया। उसने न तो मेरा वेस्ट टोकन जांचा और न ही कोई कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स काटे। मैंने सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद बेसिक एल्केमी सेक्शन पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में मुझे उसमें कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन आसपास खड़े डिसिप्लिन लोगों की बड़बड़ाहट सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं इन चीजों को सिर्फ एक नजर में ही समझ सकता हूँ। जब मैंने दोबारा पिल रिफाइनिंग क्लासिक को देखा तो अचानक उसकी सारी बातें मेरे दिमाग में साफ होने लगी। मैंने बहुत जल्दी बेसिक सेक्शन पूरा कर लिया और सीधे सेकंड फ्लोर पर पहुंच गया। वहां मौजूद पिल रिफाइनिंग क्लासिक भी मुझे आसानी से समझ आ गई, इसलिए बिना समय बर्बाद किए मैं सीधे थर्ड फ्लोर पर चला गया। वहां मैंने देखा कि लिन चिंगशू एक कोने में बैठी हुई लेवल 3 पिल रिफाइनिंग क्लासिक के पन्ने पलट रही थी। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और साफ दिख रहा था कि उसके मन में ढेर सारे सवाल चल रहे थे। मैंने भी एक लेवल 3 पिल रिफाइनिंग क्लासिक उठाई जिसका नाम था फ्रॉम बिगिनर टू मास्टर। उसे पढ़ते ही उसके अंदर छिपे सारे रहस्य मेरी समझ में आने लगे। इसी दौरान मुझे वो लेवल 3 पिल रिफाइनिंग टेक्निक भी मिल गई जिसे लू युआन ढूंढ रहा था। पीछे मुड़कर देखने पर मैंने पाया कि लिन चिंगशू अभी भी उसी पेज को बार बार पलट रही थी। लगभग 15 मिनट बीत चुके थे, लेकिन उसे अब भी कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। मैं अच्छे इरादे से उसके पास गया और उसकी परेशानी के बारे में पूछने लगा, लेकिन उसने ठंडे स्वर में पूछा कि मैं उसे जूनियर सिस्टर क्यों बुला रहा हूँ। उसने कहा कि मैं तो उसके ओपोनेंट से ज्यादा उसकी सीनियर सिस्टर जैसा लग रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और बोला कि सीखने की दुनिया में एक क्रम होता है, जो किसी विषय में निपुण हो जाए वो दूसरों का टीचर भी बन सकता है। एल्केमी के बारे में मुझे भी थोड़ी जानकारी है, शायद मैं उसके सवालों का जवाब दे सकूं। लिन चिंगशू को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपनी एल्केमी मैनुअल मेरे हाथ में थमा दी। मैंने उसे आराम से पलटा और यिन यांग हार्मनी तथा स्ट्रेंथ और जेंटलनेस के बैलेंस का सिद्धांत समझाना शुरू किया। मेरी व्याख्या सुनकर सिर्फ लिन चिंगशू ही नहीं बल्कि आसपास सुन रहे कई डिसाइपल भी अचानक एनलाइटनमेंट हासिल कर बैठे और खुशी से झूम उठे। लिन चिंगशुए मेरी विद्वता से प्रभावित तो हुई, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने बस मुझे एक तरफ धकेला, खिड़की से बाहर उड़ गई और वहां से चली गई। कई एल्केमी मैनुअल लेने के बाद मैं वापस क्यूलिन हॉल पहुंचा और लेवल 3 एल्केमी मैनुअल लू युआन को सौंपी। उसे देखकर लू युआन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी जल्दी मेरा धन्यवाद किया और तुरंत वहां से निकल गया। दूसरी तरफ पता नहीं कैसे लिन चिंगशू के साथ मेरी मुलाकात की खबर पूरे सेक्ट में फैल गई। देखते ही देखते अफवाहों का बाजार गर्म हो गया।
गया। कोई कह रहा था कि हम दोनों फ्लर्ट कर रहे थे तो कोई दावा कर रहा था कि हम गहरे प्यार में डूब चुके हैं। कहानियां इतनी बढ़ा चढ़ाकर सुनाई जाने लगी कि घर पर बैठे बैठे मुझे लगातार 3 बार छींक आ गई। मैं तो यही सोच रहा था कि शायद कोई मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहा होगा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं सेक्ट का सबसे नया गॉसिप सेंटर बन चुका हूँ। जाहिर सी बात थी, कुछ लोग मुझे और लिन चिंगशू को परफेक्ट मैच मान रहे थे, जबकि कुछ लोगों का दिल टूट चुका था क्योंकि उनके हिसाब से लिन चिंगशू को किसी ने छीन लिया था। इसी बीच शाओइन पीक पर लिन चिंगशू पिल रिफाइनिंग कर रही थी। पिल बनाते समय उसका पिल फर्नेस लगभग फटने वाला था। तभी उसे अचानक पिल रिफाइनिंग पेविलियन में मेरे द्वारा सिखाया गया यिन यांग बैलेंस मेथड याद आया। उसने मेरी बताई हुई विधि के अनुसार अपनी टेक्निक बदली और इस बार वह सफलतापूर्वक पिल रिफाइनिंग करने में कामयाब हो गई। तभी एक सर्वेंट डिसिप्लिन उसके लिए खाना लेकर आया और बाहर फैल रही अफवाहों का जिक्र करने लगा, लेकिन लिन चिंगशू ने उसे ठंडे स्वर में बीच में ही रोक दिया। उसे क्या पता था कि ये पूरा दृश्य पीक मास्टर देख रहा था। ये सब देखकर हुआमी पीक की हेड मिस्ट्रेस ने समझ लिया कि सारी अफवाहें सच हैं। उसी रात वह सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गई ताकि सेक्ट लीडर से इस मामले पर चर्चा कर सके। असल में चिंगयुन पैलेस मास्टर और बाकी 35 पीक मास्टर्स पहले से ही वहां मौजूद थे और लिन चिंगशू के साथ मेरे रिश्ते पर चर्चा कर रहे थे। जैसे ही हुआमी वहां पहुंची, उसने पुष्टि कर दी कि अफवाहें सच हैं। ये सुनते ही सभी लोग उत्साहित हो गए, लेकिन अगले ही पल उन्हें याद आया कि लिन चिंगशू कोल्ड एंड एलोफ पाथ की कल्चरिवेटर थी। अगर वह प्रेम संबंधों में पड़ती है तो उसकी कल्चरेशन फाउंडेशन को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सबने फैसला किया कि सेक्ट लीडर खुद मुझे चेतावनी देगा कि मैं बहुत सावधान रहूं। उसी समय मैं क्यूलिन पैलेस में बैठा एल्केमी स्क्रिप्चर्स पढ़ रहा था, तभी अचानक लिन चिंगशू वहां आ पहुंची। उसने मुझे व्हाइट एम्परर जेड लॉर्ड्स भेंट की, जो केवल हर 50 साल में एक बार खिलती थी। उसने कहा कि ये एल्केमी में मेरी मदद के लिए धन्यवाद स्वरूप उपहार है। मैं तो बस सामान्य तरीके से उसे स्वीकार करना चाहता था, लेकिन अचानक लॉटस रोशनी की एक धारा बनकर मेरे शरीर में समा गई। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रवाह लगभग 10% बढ़ गया है। मेरी कल्टीवेशन स्पीड देखकर लिन चिंगशू भी हैरान रह गई और वहीं खड़ी रह गई। तभी अचानक सेक्ट लीडर और कई पीक मास्टर्स ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश कर लिया। जैसे ही उन्होंने हमारे हाथों को एक दूसरे को छूते देखा, उन्होंने तुरंत गलत मतलब निकाल लिया और समझ बैठे कि हमारे बीच कुछ खास चल रहा है। शर्मिंदगी में वे लोग तुरंत वहां से निकल गए। लिन चिंगशू भी ज्यादा देर रुकना नहीं चाहती थी। जाने से पहले उसने जोर देकर कहा कि रैंकिंग टूर्नामेंट के बिना उसे मेरी जूनियर सिस्टर नहीं माना जा सकता, और फिर वह धीरे धीरे वहां से उड़कर चली गई। दुर्भाग्य से दूसरे डिसिप्लिन ने उसे जाते हुए देख लिया और अफवाहें पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गईं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि जल्द ही हमारी शादी होने वाली है क्योंकि लिन चिंगशू गर्भवती है। उस रात देर से सेक्ट लीडर अकेले मुझसे मिलने आया और सीधे मेरे तथा लिन चिंगशू के रिश्ते के बारे में पूछने लगा। मैं बस कड़वी मुस्कान के साथ बोला कि मैंने केवल उसे एल्केमी में मार्गदर्शन दिया था और हमारे बीच किसी भी तरह का रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। तब जाकर सेक्ट लीडर को समझ आया कि ये सब एक बड़ी गलतफहमी थी। दूसरी तरफ लिन चिंगशू भी शाओइन पीक की पीक मास्टर से बात कर रही थी और अफवाहों को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही थी। अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने से बचाने के लिए उसने आखिर फैसला किया कि सबसे अच्छा तरीका ड्यूल होगा। अगली सुबह मैं कल्चरेशन कर रहा था कि अचानक लिन चिंगशू उड़कर मेरे सामने आ गई। उसने अपनी तलवार निकाली और सीधे मेरी तरफ तान दी। जानबूझकर उसने इतनी ऊंची आवाज में बात की कि आसपास के सभी डिसिप्लिन सुन सकें। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। सेक्ट के डिसिप्लिन तुरंत चर्चा करने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि हम लवर्स से एनिमीज बन गए हैं। कुछ लोग जोर जोर से मुझे हार्टलेस स्कॉन्ड्रेल कह रहे थे। फीमेल डिसिप्लिन तो खास तौर पर गुस्से में थीं और मुझे पीटने तक की बात करने लगीं। पिल पेविलियन के कई डिसिप्लिन मेरे पक्ष में सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। मैंने सोचा कि बस आंखें बंद कर लेता हूं और लिन चिंगशू को एक बार मुझे छुरा घोंपने देता हूं ताकि मामला खत्म हो जाए। बेशक मैं किसी को ये नहीं बताने वाला था कि मेरे कपड़ों के नीचे 100 बैटल्स ड्रैगन स्केल आर्मर छिपा हुआ है। सौभाग्य से उसी समय सेक्ट लीडर ली शुआनजी वहां पहुंच गया। उसने सार्वजनिक रूप से मेरे और लिन चिंगशू के बीच की सारी गलतफहमियां साफ कर दी, भीड़ को तितर-बितर कर दिया और अफवाह फैलाने वाले सभी लोगों को पनिशमेंट हॉल में रिपोर्ट करने का आदेश दे दिया। मामला शांत होने के बाद लिन चिंगशुए शर्मिंदगी में वहां से चली गई। इसके बाद सेक्ट लीडर मुझे चिंगयुन हॉल ले गया और बताया कि अगले दिन कई बड़े सेक्ट सम्मान देने के लिए आने वाले हैं। शुरुआत में उसने किन हाओतियान और लिन चिंगशू को प्रतिनिधि बनाकर भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन वांजियान सेक्ट का एक स्वॉर्ड प्रोडिजी हाल ही में दुर्घटना का शिकार हो गया था। इसलिए उसने फैसला किया कि सेक्ट के सबसे नए प्रोडिजी के रूप में अब मैं उनका प्रतिनिधित्व करूंगा। मेरी डिवाइन ग्रेड स्पिरिचुअल रूट को छिपाने के लिए सेक्ट लीडर ने मुझे हेवन कवरिंग मिरर दी। कहा जाता था कि यह मिरर क्रिएशन रियलम से नीचे के किसी भी व्यक्ति की डिवाइन सेंस को रोक सकती है। इसी दौरान सबसे ऊंची चोटी के नीचे सीनियर ब्रदर लू युएन पूरी मेहनत से पिल रिफाइनिंग कर रहा था। मेरे द्वारा लाई गई 3rd लेवल एल्केमी मैनुअल के केवल पहले 5 पन्ने पढ़ने के बाद ही उसे विश्वास हो गया था कि वह 3rd ग्रेड पिल बना सकता है। लंबे समय की मेहनत के बाद आखिर उसका पिल फर्नेस कांपने लगा और उससे धुआं निकलने लगा। आखिरकार वह एक वुड स्पिरिट पिल रिफाइनिंग करने में सफल हो गया। लू युआन खुशी से उछल पड़ा। हाँ हाँ जूनियर ब्रदर, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। तुम्हारी कल्चरेशन दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय मैं क्यूलिन हॉल में पागलों की तरह लाटरीन ढूंढ रहा था। पूरा हॉल छान मारने के बाद भी जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने सोचा कि सीनियर ब्रदर लू युआन के यहाँ जाकर उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ।
तभी अचानक मेरा डेंटियन धड़क उठा। पर्पल ची ईस्टवर्ड स्क्रिप्चर अपने आप तेज गति से चलने लगी। स्पिरिचुअल एनर्जी की एक प्रचंड धारा विशाल नदी की तरह मेरे शरीर में दौड़ने लगी। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो मैं अपनी कल्चरेशन रियलम ब्रेक थ्रू करने वाला था। मजबूरी में मैं जमीन पर पद्मासन लगाकर बैठ गया और हैंड सील्स बनाने लगा। मेरा ऑरा लगातार बढ़ने लगा और चारों तरफ पर्पल ची फैल गई। आसमान में मौजूद विशाल सफेद बादल तेजी से सुनहरे रंग में बदलने लगे और उनमें असीम हेवनली माइट समा गई। स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन महसूस करते ही सेक्ट लीडर तुरंत वहां उड़कर पहुंच गया। जैसे ही उसे पता चला कि ब्रेक थ्रू मैं कर रहा हूं, वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। केवल स्पिरिट रियलम में प्रवेश करते समय हेवनली ट्राइब्यूलेशन को आकर्षित करना तो न सिर्फ सेक्ट बल्कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कभी नहीं सुना गया था। जल्द ही 3600 पीक मास्टर्स और अनगिनत डिसिपल वहां पहुंच गए और थंडरक्लॉड्स के नीचे बैठे मुझे घबराहट के साथ देखने लगे। लेकिन सच तो यह था कि सबसे ज्यादा घबराया हुआ मैं खुद था। हेवनली ट्रिब्युलेशन की ताकत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे बहुत जोर से लेट्रिन जाना था। जब मैंने देखा कि लाइटनिंग गिरने में बहुत ज्यादा समय लगा रही है तो आखिर में चिल्ला उठा, थंडर कम। अगले ही पल सुनहरी बिजली आसमान से गिरी और सीधे मुझे घेर लिया। 100 बैटल्स ड्रैगन स्केल आर्मर अपने आप सक्रिय हो गई। एक विशाल गोल्डन ड्रैगन फैंटम प्रकट हुआ और आसमान की ओर दहाड़ते हुए ट्रिब्युलेशन की शक्ति को मजबूती से रोक लिया। इस मौके का फायदा उठाकर मैंने पागलों की तरह स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। मेरा ऑरा लगातार 3 बार उछला और मैं सीधे स्पिरिट रियलम में प्रवेश कर गया। उसके बाद मैंने अपना हाथ उठाया और कैनकुन डायग्राम को बुलाया। सिर्फ एक ही वार में उसने हेवनली लाइटनिंग ट्रिब्युलेशन को टुकड़े टुकड़े करके चकनाचूर कर दिया। मेरे माथे के बीचों बीच चुपचाप एक हेवनली ट्रिब्युलेशन मार्क उभर आया। अभी अभी मैंने अपना ब्रेक थ्रू पूरा किया था, लेकिन अब मैं पेशाब रोक नहीं पा रहा था। मैं तुरंत क्वानकुन डायग्राम पर चढ़ा और सीधे पहाड़ के नीचे की तरफ उड़ गया। पहाड़ के नीचे मौजूद लू युआन को लगा कि मेरा ब्रेक थ्रू उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ, इसलिए मैं उदास हूँ। वो मुझे दिलासा देने वाले चेहरे के साथ मिलने आया, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज करके सीधे घर की तरफ भागा और जोर से चिल्लाया, स्वॉर्ड। ये देकर सेक्ट लीडर लिशुआनजी ने मन ही मन फैसला कर लिया कि किलिन हॉल के पास मेरे लिए एक निजी शौचालय बनवाना ही पड़ेगा। अगली सुबह चिंग्युन सेक्ट का मार्शल आर्ट्स एरिना बेहद चहल पहल से भर गया। सेक्ट का ग्रैंड फॉर्मेशन सक्रिय होते ही बैक्सियांग माउंटेन, तियानायु सेक्ट और दूसरे मित्र सेक्ट के प्रतिभाशाली डिसिपल एक एक करके उड़ते हुए पहुंचने लगे। 100 फ्लावर्स सेक्ट और 10,000 स्वॉर्ड सेक्ट के प्रोडीजी भी आसमान से उतरे और उनका आगमन बेहद शानदार था। 100 फ्लावर्स सेक्ट का हुआ वुकवे हरे कमल पर खड़ा था और हाथ में फोल्डिंग फैन पकड़े हुए था। वहीं 10,000 स्वॉर्ड्स सेक्ट का किलिन चारों तरफ घूमती स्वॉर्ड एनर्जी से घिरा हुआ था और उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। दोनों ने सेक्ट मास्टर ली शुआनजी और पीक मास्टर्स को कोई सम्मान नहीं दिया, जिससे वहां मौजूद लोगों के बीच असंतोष फैल गया। तभी सबसे ऊंची चोटी पर सुनहरी रोशनी चमक उठी। मैं क्वानकुन डायग्राम पर खड़ा था और हाथ में 1000 मशीन जेट फैन पकड़े हुए था। ट्रू ड्रैगन का दबाव पूरे मार्शल आर्ट्स एरिना में फैल गया और वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से सांसें खींचने लगे। माउंटेन वॉरशिप सेरेमनी शुरू होने के बाद मुकाबले भी शुरू हो गए। सीमा शून और जोफियान की लड़ाई बराबरी पर खत्म हुई। लिन चिंगशू ने अपनी ठंडी स्वॉर्ड एनर्जी के दम पर सिर्फ 5 चालों में सुझे को हरा दिया। किन हाउतियान ने अपनी दबंग ड्रैगन फिस्ट से जीत हासिल की। आखिर में सिर्फ हुआ वुकवे, क्यूलिन और मैं ही ऐसे बचे थे जिन्होंने अभी तक कोई चाल नहीं चली थी। दोनों ने अपनी डिवाइन सेंस मुझ पर केंद्रित कर दी, लेकिन हेवन कवरिंग मिरर ने उन्हें रोक दिया। क्यूलिन सबसे पहले बाहर निकला और मुझे उकसाने लगा, लेकिन वो मेरे सिर्फ एक स्वॉर्ड स्ट्राइक से ही हार गया। हालांकि अंदर से मैं काफी घबराया हुआ था, फिर भी मैंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद मैंने हुआ वुकवे की कमजोरी सबके सामने उजागर कर दी। तुम्हारी डिवाइन पावर बेहद ताकतवर है, लेकिन तुम्हारे कदम स्थिर नहीं है। अगर मैं तुम्हारे फुटिंग पर हमला कर दूं, तो तुम्हारे पास जवाब देने की कोई ताकत नहीं बचेगी। ये कहने के बाद मैं मुड़ा और जानबूझकर सबको अपनी रहस्यमयी पीठ दिखाते हुए वहां से हट गया। हुआ वुकवे पूरी तरह चौंक गया। उसकी 3000 लॉर्ड स्लीव्स लाफिंग डिवाइन पावर में सचमुच फुटिंग की एक बड़ी कमजोरी थी। उसे समझ आ गया कि वो मेरी स्वॉर्ड एनर्जी का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसने निराश होकर अपनी डिवाइन पावर वापस ले ली। इस तरह बिना किसी शक के मैं पूरे समारोह का नंबर 1 प्रोडिजी बन गया। माउंटेन वर्शिप सेरेमोनी खत्म होने के बाद सेक्ट ने एक भव्य दावत का आयोजन किया। उसी दौरान प्रिंसेस ने सुझाव दिया कि मैं एक कविता सुनाऊं। सबकी नजरें तुरंत मेरी तरफ मुड़ गईं। यहाँ तक कि लिन छिंगशुए भी उत्सुकता से मुझे देखने लगी। मजबूर होकर मैं खड़ा हुआ और कविता सुनाई। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हवा और लहरों को चीर दिया जाएगा और विशाल समुद्र को पार करने के लिए पाल ऊंचे उठा दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही कविता पूरी हुई, लिटरेरी चीज सीधे आसमान की तरफ फूट पड़ा। वेनक्व पैविलियन के मास्टर गोंगसन हान तुरंत जांच करने दौड़े आए। स्वर्ग से साहित्यिक प्रतिभा का एक विशाल औरा उतरा। कविता जैसी मधुर ध्वनियां गूंजने लगीं और छत को भेदते हुए वो शक्ति सीधे मेरे ऊपर उतर आई। मैंने तो बस यूं ही कविता सुनाई थी, लेकिन अनजाने में मुझे लिटरेरी रिकॉग्निशन मिल गया। गोंगसन हान को चिंग्युन सेक्ट का एकमात्र लिटरेरी डाओ प्रैक्टिशनर बने सैकड़ों साल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। डाओ फॉर्च्यून पूरे चिंग्युन सेक्ट में फैल गया। वेनकू पैविलियन के 100 स्कूल्स ऑफ थॉट की सभी मूर्तियां एक साथ गूंज उठीं। विशाल लिटरेरी फॉर्च्यून इकट्ठा होकर मेरे सामने प्रकाश की एक किरण में बदल गया और फिर राइटिंग इंप्लीमेंट्स के एक सेट का रूप ले लिया।
मैंने ब्रश को हाथ में पकड़ा। अभी अभी सुनाई गई कविता अपने आप कागज पर उभर आई। लिटरेचर एंड टाओइज्म के 4 ट्रेजर्स तुरंत एक इम्प्रिंट में बदल गए और मेरी हथेली में समा गए। दावत खत्म होने के बाद मैं तैजन पीक पर स्थित वेनकू पैविलियन में गोंगसुन हान से मिलने गया। बातचीत के दौरान गोंगसन हान ने लिटरेरी डाओ के रास्ते की अकेलेपन भरी यात्रा और तैजन पीक की वीरानी पर अफसोस जताया। मैंने सिर हिलाया और कहा, बातचीत के लिए विद्वान लोग मौजूद हों तो वही काफी है। आने जाने वालों की संख्या मायने नहीं रखती। सच्चे डाओ कंपेनियन उनकी गिनती से नहीं बल्कि दायु की खोज में उनकी सच्चाई से पहचाने जाते हैं। मेरी ये बात सुनते ही गोंगसुन हान को जैसे अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया। वो जोर से हंस पड़े। मेरे पीछे शुभ लिटरेरी लाइट उभर आई और 4 ट्रेजर्स ऑफ लिटरेचर एंड टाओइज्म की फैंटम इमेजेस चमकने लगी। मेरे शब्दों से प्रेरित होकर गोंगसुन हान ने उसी क्षण डाओ को समझ लिया। उनके पीछे लिटरेरी ऑरा उठी और एक फैंटम क्लासिक उन्हें हवा में उठा ले गया। 100 स्कूल्स ऑफ थॉट की मूर्तियां एक बार फिर कांप उठीं। एक प्रकाश स्तंभ बादलों को चीरता हुआ आसमान तक पहुंच गया और नीली चमक पूरे आकाश में फैल गई। लिटरेरी टैलेंट एक बार फिर स्वर्ग से बरसा, लेकिन इस बार उसका लक्ष्य मैं नहीं बल्कि गोंगसुन हान थे। पूरे सेक्ट ने अपनी आंखों से गोंगसुन हान को लिटरेरी ट्रू पर्सन रियल में ब्रेक थ्रू करते हुए देखा। जमीन पर उतरने के बाद उन्होंने मुझे गहरा प्रणाम किया और स्वीकार किया कि मेरी बातों ने उन्हें कई सालों से जकड़े हुए बंधनों से मुक्त कर दिया। फिर उन्होंने गंभीरता से मुझे 3 महीने बाद होने वाले लिटरेरी टैलेंट फीस्ट में शामिल होने का निमंत्रण दिया। करीब 300 सालों से चिंग्युन सेक्ट ने इस आयोजन में हिस्सा नहीं लिया था। अगर इस बार भी कोई प्रतिनिधि नहीं गया तो सेज भविष्य में सेक्ट में आकर उपदेश नहीं देंगे। मैं उनके निमंत्रण को ठुकरा नहीं सका और सहमति में सिर हिला दिया। जब मैं क्यूलिन हॉल वापस लौटा तब सेक्ट मास्टर ली शुआन जी पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से कई दुर्लभ और अनमोल मटेरियल्स इनाम में दिए। साथ ही मन मुझे किसी महत्वपूर्ण मिशन की जिम्मेदारी सौंपने पर विचार भी शुरू कर दिया। हेवनली प्रोडिजियस विजिट टू द माउंटेन के बाद चिंग्युन सेक्ट की जिंदगी फिर शांत हो गई। हर सुबह मैं मेहनत से कल्चरेशन करता था। दोपहर के भोजन के बाद या तो कल्चरेशन जारी रखता या फिर पूरे सेक्ट में घूमकर अलग अलग कल्चरेशन ग्राउंड्स देखने चला जाता ताकि थोड़ा आराम मिल सके। इसी तरह देखते ही देखते 7 दिन गुजर गए। 7वें दिन सेक्ट मास्टर ली शुआन जी ने गंभीर चेहरे के साथ मुझे चिंग्युन हॉल में बुलाया। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि चिंग्युन सेक्ट के सुप्रीम एल्डर झांग तियानशी, जो सेक्ट मास्टर ली शुआन जी और पीक मास्टर लिन याओफेंग दोनों के मास्टर थे, अपनी आयु के अंतिम चरण में पहुंच चुके थे। अगर 9 टर्न प्रोफाउंड एस्केंशन पिल तैयार नहीं हुई तो उनकी मृत्यु लगभग निश्चित थी। लिंगयाओ पीक के पीक मास्टर और सेक्ट के सबसे महान अल्केमिस्ट याओ चेन कई बार उस पिल को रिफाइनिंग करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार आखिरी चरण में असफल हो जाते थे। ली शुआन जी ने भी पूरे क्षेत्र में भारी इनाम घोषित करके उस दुर्लभ पिल की तलाश शुरू कर रखी थी, लेकिन वो इतनी दुर्लभ थी कि कोई भी समय रहते उसे उपलब्ध नहीं करा पा रहा था। जैसे जैसे ये खबर सेक्ट में फैली वैसे वैसे अफवाहें भी फैलने लगी। धीरे धीरे सच पूरी तरह बदल गया और आखिरकार लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मरने वाला व्यक्ति सीनियर ब्रदर लू युआन है। जब मैंने क्यूलिन हॉल के एक सर्वेंट डिसिप्लिन से ये बात सुनी तो मैं जोर से मेज पर मुक्का मारकर खड़ा हो गया। क्या सीनियर ब्रदर लू युआन मरने वाले हैं? बेचारे सीनियर ब्रदर लू युआन, वो तो इतने अच्छे इंसान हैं। इतने अच्छे इंसान की इतनी कम उम्र में मौत कैसे हो सकती है? ये सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया। उसी समय ली शुआन जी की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। लिन मोहन, तुरंत मेरे पास आओ, अभी के अभी। भारी मन के साथ मैं जल्दी से चिंग्युन हॉल पहुंच गया। ली शुआन जी झांग तियानशी की हालत को लेकर बेहद परेशान थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मास्टर, मैंने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। ली शुआन जी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। तुम्हें झांग तियानशी के बारे में पहले से कैसे पता चल गया? हमारी बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं और अच्छी खबर मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ग्रैंड मास्टर हम सबसे ज्यादा खुले विचारों वाले और निश्चिंत स्वभाव के इंसान हैं। उनकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वो मुझे नहीं बल्कि खुद को दिलासा दे रहे हों। अच्छा है, मैं बाद में लू युआन से मिलने चला जाऊंगा। ये सुनकर ली शुआन जी की भौं ऊपर उठ गई। थोड़ी और बातचीत के बाद आखिरकार मुझे सच्चाई का पता चला। लू युआन बिल्कुल स्वस्थ था। असली खतरे में तो मेरे ग्रैंड मास्टर झांग तियानशी थे, जिनसे मैं आज तक कभी मिला भी नहीं था। ली शुआन जी ने गहरी सांस ली और फिर एक और महत्वपूर्ण बात बताई। 1 महीने बाद 10,000 साल पुराने एक वॉइड रियलम एक्सपर्ट के रूइंस खुलने वाले थे। सभी बड़े सेक्ट अपने डिसिप्लिन वहां भेजने की तैयारी कर रहे थे। असल में लू युआन इस मिशन के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार था, लेकिन वो क्रेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। ऐसे में उसके लिए उन रूइंस में प्रवेश करना सुविधाजनक नहीं था। पिछली पीढ़ी के जो भी प्रोडीजी या तो सिक्लूजन में जा चुके थे या फिर सिक्लूजन से बाहर निकल चुके थे, उनमें से सिर्फ लिन चिंगशू, किन हाओतियान और मैं ही साथ जा सकते थे। सहमति देने के बाद मैं चिंग्युन हॉल से निकल आया। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में सिर्फ मास्टर की चिंता चल रही थी। भले ही मैं झांग तियानशी से कभी मिला नहीं था, लेकिन वो मेरे मास्टर के मास्टर थे। चाहे नैतिकता की बात हो या रिश्ते की, मैं बस हाथ पर हाथ रखकर कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन 9 रिवोल्यूशंस प्रोफाउंड एस्केंशन पिल कोई साधारण पिल नहीं थी। वो एक टॉप ग्रेड एलिक्सर थी। यहाँ तक कि मेडिसिन गॉड याओ चेन भी उसे रिफाइन नहीं कर पाए थे। ऐसे में मैं, जो सेक्ट में आए अभी आधा महीना भी नहीं हुआ था, आखिर क्या कर सकता था? जैसे जैसे मैं किलिन हॉल में बैठकर इस बारे में सोचता गया, मेरे मन में उतनी ही बेचैनी बढ़ती गई। भले ही मैंने झांग तियानशी को कभी देखा नहीं था, लेकिन वो मेरे मास्टर के मास्टर थे और सेक्ट लीडर के गुरु भी थे। अगर वो इसी तरह दुनिया छोड़ देते तो मेरे मास्टर कितने दुखी होते और सेक्ट लीडर का दिल कितना टूट जाता। और अगर स्वार्थी नजरिए से देखा जाए तो अगर झांग तियानशी 9 रिवोल्यूशंस प्रोफाउंड एस्केंशन पिल रिफाइन करके लाइफ गिविंग पिल की मदद से अपनी ताकत वापस हासिल कर लेते तो चिंग्युन सेक्ट को वॉइड रियलम के करीब का एक एक्सपर्ट मिल जाता।
पूरे सेक्ट के लिए इसका महत्व कितना बड़ा होता, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। काफी देर सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि पहले पिल स्क्रिप्चर पैविलियन जाया जाए। भले ही मैं कोई मदद न कर सकूं, कम से कम ये तो जान सकता हूं कि 9 टर्न प्रोफाउंड लाइफ गिविंग पिल आखिर होती क्या है। शायद वहां मुझे कोई सुराग मिल जाए। मैं सीधे उड़कर पिल स्क्रिप्चर पैविलियन पहुंच गया। पिछली बार मैं वहां अच्छा प्रभाव छोड़ चुका था, इसलिए पैविलियन की रखवाली करने वाले बूढ़े आदमी ने मुझे पहचान लिया और बिना टोकन देखे ही अंदर जाने दिया। इस बार मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ था। चौथी मंजिल पहली 3 मंजिलों से पूरी तरह अलग थी। यहाँ हर तरफ गहरे एल्केमी फॉर्मूलाज, एल्केमी शॉर्टकट्स और पिछले मास्टर्स द्वारा छोड़ी गई अनगिनत नोट्स मौजूद थीं। ये नोट्स बेहद कीमती थीं क्योंकि इस स्तर पर एल्केमी काफी हद तक डाओ ऑन ऑफ एल्केमी की समझ पर निर्भर करती थी। मैंने खास तौर पर उन पिल फॉर्मूलाज को ढूंढना शुरू किया जो कल्चरेशन बढ़ाने में मदद करती थी। उन्हें तेजी से याद करते हुए मैं ची डान, अर्थ ओरिजिन डान और फ्लाइंग स्पिरिट डान जैसी स्पिरिट ग्रेड पिल्स का अध्ययन करने लगा। ये पिल्स जेड स्पिरिट रियलम से नीचे के कल्चरेटर्स की कल्चरेशन बढ़ा सकती थीं, वो भी उनकी फाउंडेशन को नुकसान पहुंचाए बिना। जब मैं पिल स्क्रिप्चर के आखिरी हिस्से तक पहुंचा तो एक फॉर्मूला ने मेरा ध्यान खींच लिया, प्रोफाउंड लाइफ पिल। उसके अंदर लिखा था कि साधारण प्रोफाउंड लाइफ पिल के ऊपर 3 और उच्च स्तर मौजूद थे, फर्स्ट टर्न, थर्ड टर्न और 9th टर्न वर्जन्स। ये अर्थ ग्रेड और हेवन ग्रेड क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए थे। एक सामान्य प्रोफाउंड लाइफ पिल डेथ एनर्जी को हटाकर लाइफ फोर्स को वापस भर सकती थी, लेकिन उसका असर सिर्फ स्पिरिट कंट्रोल रियलम से नीचे के कल्टीवेटर्स पर ही होता था। अगर किसी ट्रांसेंडिंग ट्राइबलेशन एक्सपर्ट की उम्र बढ़ानी हो तो 9 टर्न प्रोफाउंड लाइफ पिल की जरूरत पड़ती थी। मैंने उस फॉर्मूला को याद कर लिया। कौन जाने भविष्य में कभी काम आ जाए। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि चौथी मंजिल पर प्रोफाउंड लाइफ पिल का फॉर्मूला पढ़ते हुए कई डिसिप्ल्स ने मुझे देख लिया था और देखते ही देखते ये खबर पूरे सेक्ट में आग की तरह फैल गई। जल्द ही हर कोई यही कहने लगा कि लिन मोहेंग ने प्रोफाउंड लाइफ पिल का फॉर्मूला पढ़ा है। जब इस खबर को सेक्ट द्वारा घोषित उस विशाल इनाम से जोड़ा गया जो 9 टर्न प्रोफाउंड लाइफ पिल रिफाइन करने वाले को मिलने वाला था और साथ ही सीनियर ब्रदर लू युआन के मरने की अफवाहों से मिलाया गया, तो डिसिप्ल्स की कल्पनाएं बेकाबू हो गईं। कुछ ही समय में पूरे सेक्ट में एक बेहद हास्यास्पद अफवाह फैल गई। लिन मोहेंग लू युआन के लिए 9 टर्न प्रोफाउंड लाइफ पिल रिफाइन करने वाला था और हर बार कहानी सुनाई जाने पर वो पहले से भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताई जाने लगी। उधर मैं इस बात से पूरी तरह अनजान था कि मैं एक बार फिर पूरे सेक्ट का चर्चा का विषय बन चुका हूँ। पैविलियन से निकलकर मैं सीधे पिलगॉड हॉल की ओर बढ़ गया ताकि अंकल याओ चेन से मिल सकूं। उस समय याओ चेन एक एल्केमी चैम्बर के अंदर बैठे 9 टर्न प्रोफाउंड लाइफ पिल को रिफाइन करने के तरीकों पर विचार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मेरी आवाज सुनी वो तुरंत बाहर आ गए। मैंने बिना किसी झिझक के बेशर्मी से स्वीकार कर लिया कि मुझे एल्केमी में दिलचस्पी है और मुझे एक एल्केमी फर्नेस चाहिए। ये सुनते ही याओ चेन की आंखें चमक उठीं। उन्होंने बिना एक पल गंवाए मुझे एम्परर ग्रेड फर्नेस उपहार में दे दिया। ड्रैगन एंड फीनिक्स कैल्ड्रन। उसकी सतह पर 3 असली ड्रैगन्स लिपटे हुए थे, जबकि 3 फीनिक्स उसके ऊपर उड़ती हुई दिखाई देती थीं। अगर कोई ध्यान से सुनता तो उसके अंदर से ड्रैगन रोअर्स और फीनिक्स क्राइस तक सुनाई देती थी। मैं बेहद खुश हुआ, तुरंत कैल्ड्रन को अपने स्टोरेज में रखा और विदा लेकर निकल गया। उधर याओ चेन की सबसे बड़ी डिसिपल याओ होंग सेक्ट में फैल रही अफवाहों के बारे में सुन चुकी थी। वो जल्दी जल्दी अपने मास्टर के पास पहुंची और सारी बातें उन्हें बता दी। अफवाह सुनते ही याओ चेन स्तब्ध रह गए। लिन मोहेंग 9 टर्न प्रोफाउंड लाइफ पिल रिफाइन करना चाहता है। उनके दिल में अविश्वास, उम्मीद और भावनाओं का एक अजीब मिश्रण उमड़ पड़ा। इसके बाद मैं 100 हर्ब्स हॉल पहुंचा ताकि हॉल मास्टर ली ग्वांगकाई से कुछ औषधीय सामग्री ले सकूं। मैंने उन्हें क्यूआई गैदरिंग पिल की सामग्री की सूची वाला एक कागज पकड़ा दिया, लेकिन सफेद बालों वाले हॉल मास्टर ने उस कागज की तरफ देखा तक नहीं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, लिन मोहेंग निश्चित रूप से 9 टर्न प्रोफाउंड लाइफ पिल रिफाइन करने की तैयारी कर रहा है। वो पहले भी कई बार यही सामग्री याओ चेन को दे चुके थे, इसलिए उन्हें सारी चीजें कंठस्थ थीं। जहां तक सिर्फ एक बैच मांगने की बात थी, उन्होंने मान लिया कि मैं अनुभवहीन होने की वजह से सामग्री बर्बाद होने से डर रहा हूं। उन्होंने बिना देर किए सीधे छठी मंजिल का रुख किया, 9 टन प्रोफाउंड लाइफ पिल की सामग्री इकट्ठा की, सब कुछ एक क्वानकुन बैग में भर दिया और मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने बैग का वजन महसूस किया, संतुष्टि से मुस्कुराया और वहां से निकल गया। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि सामग्री बदल चुकी है। किलिन पैलेस लौटकर मैंने एल्केमी के लिए एक उपयुक्त कमरा चुना, ड्रैगन एंड फीनिक्स कैल्ड्रन को बीच में रखा और उंगली झटका दी। तुरंत स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लेम्स में बदल गई और फर्नेस के नीचे बहने लगी। कैल्ड्रन पूरी तरह गर्म भी नहीं हुआ था कि मैंने सामग्री की जांच की और तुरंत कुछ अजीब महसूस किया। क्विंशुआन लीफ 800 साल पुरानी क्यों थी? ये फूल चमक क्यों रहा था? 3 लीफ अर्थ कोर फ्लावर में चौथा पत्ता कहां से आ गया? और ये 2 अनजान सामग्री आखिर क्या थी? कुछ ही क्षण बाद मुझे सच्चाई समझ आ गई। मैंने पिल फॉर्मूलाज गड़बड़ कर दिए थे। ये सारी सामग्री प्रोफाउंड लाइफ पिल की थी, लेकिन चूंकि हॉल मास्टर ली ने इतनी उच्च गुणवत्ता की सामग्री दी थी, इसलिए मैंने तय किया कि जो समझ मुझे इन इंग्रेडिएंट्स की थी उसी के अनुसार एल्केमी जारी रखूंगा। बाहर ली शुआनजी और याओ चेन चुपके से पहुंच चुके थे और पास ही एक जगह छिपकर पूरी प्रक्रिया देखने लगे। पहाड़ के ऊपर की ओर लू युआन और ली चांगशेंग भी आ गए। उनके पीछे उत्सुक डिसिपल्स की एक बड़ी भीड़ थी। लू युआन को बिल्कुल पता नहीं था कि पूरा सेक्ट उसे मरने वाला समझ रहा है, इसलिए वो बड़े उत्साह से ये दृश्य देख रहा था।
दूसरी तरफ ली चांगशेंग के चेहरे पर गर्व और चिंता दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। आखिर उनके डिसिप्लिन के कोर्टयार्ड के अंदर रखी सामग्री की कीमत इतनी ज्यादा थी कि चिंतित होना स्वाभाविक था। पहली जड़ी बूटी फर्नेस के अंदर गई। जैसे ही 800 साल पुरानी क्विंशुआन लीफ को लिक्विड मेडिसिन में बदला गया, उसमें मौजूद भयानक मेडिसिनल पावर फूट पड़ी। उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि ड्रैगन एंड फीनिक्स कैल्ड्रन का ढक्कन लगभग उड़ ही गया। मैंने मन ही मन गाली दी और तुरंत अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी झोंककर फ्लेम्स को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से सबसे निर्णायक क्षण पर मुझे अचानक प्रेरणा मिली। मैंने एक तरीका खोज निकाला जिससे अतिरिक्त मेडिसिनल फोर्स को कैल्ड्रन के 3 ड्रैगन शेप्ड वेंट्स के जरिए बाहर मोड़ा जा सकता था। फर्नेस स्थिर हो गया, लेकिन इसके बाद आने वाली हर हर्ब अपने साथ नया खतरा लेकर आई। बार बार ऐसा लग रहा था कि फर्नेस किसी भी पल फट जाएगा। बार बार आपदा आखिरी क्षण में टल जाती। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरा मार्गदर्शन कर रहा हो, और जब भी सारी उम्मीद खत्म होने लगती, वही मुझे आगे का रास्ता दिखा देता। बाहर खड़े ली शुआनजी और याओ चेन अविश्वास से सब कुछ देख रहे थे। याओ चेन उत्साह से कांपने लगे। 9 टर्न प्रोफाउंड लाइफ पिल को रिफाइन करना कितना कठिन था, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। किसी भी चरण में की गई एक छोटी सी गलती पूरी प्रक्रिया को नष्ट कर सकती थी। लेकिन लिन मोहेंग, जो आधे महीने से भी कम समय पहले सेक्ट में आया था, एक के बाद एक हर चरण में सफल होता जा रहा था। जब फर्नेस के अंदर से स्केरलेट लाइफ एनर्जी की 8वीं धारा बाहर निकली तो लाल प्रकाश ने आधे आसमान को रोशन कर दिया। याओ चेन लगभग चिल्ला पड़े, 8 रेवोल्यूशंस पूरे हो चुके हैं, अब सिर्फ आखिरी कदम बाकी है। ली शुआनजी का दिल मानो गले तक आ गया। 9वां रेवोल्यूशन सबसे खतरनाक चरण था। इसमें लाइफ एनर्जी की सभी 8 धाराओं को मिलाकर एक ही पिल में बदलना पड़ता था। जरा सी गलती पूरी असफलता और अल्केमिस्ट पर भयानक बैकलैश का कारण बन सकती थी। याओ चेन इसी चरण पर अनगिनत बार असफल हो चुके थे। उधर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म होने वाली थी कि अचानक ली शुआनजी और याओ चेन ने एक साथ कदम उठाया। आसमान से 2 गर्म प्रकाश किरणें उतरी और मुझे घेर लिया। मेरी पूरी तरह समाप्त हो चुकी स्पिरिचुअल एनर्जी पल भर में फिर से भर गई। इन 2 शक्तिशाली एक्सपर्ट्स के समर्थन के साथ मैंने एक ही बार में सारी मेडिसिनल लिक्विड और लाइफ एनर्जी को एक साथ मिला दिया। आखिरकार एक क्रिम्सन पिल आकार लेने लगी। फिर उसने फर्नेस की सीमाओं को तोड़ दिया और स्केरलेट लाइट की एक चमकदार किरण बनकर सीधे आसमान की ओर उड़ गई। लाल रोशनी पूरे आसमान में चमक उठी और उसकी आभा ने पूरे चिंग्युन सेक्ट को रोशन कर दिया। जबरदस्त लाइफ फोर्स पूरे सेट में फैल गई। सभी डिसिप्लिन्स ने गहरी सांस ली और तुरंत उनके शरीर में एक सुखद एहसास दौड़ गया, मानो उनकी उम्र ही बढ़ गई हो। याओ चेन की आंखें पूरी तरह फैल गईं। उसके चेहरे पर मौजूद हैरानी पल भर में जबरदस्त खुशी में बदल गई। वह खुद को रोक नहीं पाया और जोर से चिल्लाया, 9 रिवॉल्यूशंस प्रोफाउंड लाइफ पिल। तभी आसमान में अचानक झांग तियानशी की बूढ़ी आकृति प्रकट हुई। उसके कांपते हुए सूखे हाथ आगे बढ़े और उसने उस पिल को ऐसे संभाल कर अपनी हथेली में रखा जैसे कोई दुनिया का सबसे अनमोल खजाना पकड़ रहा हो। वो पिल बिल्कुल गोल थी और उसके ऊपर 9 लाल रंग की रेखाएं बनी हुई थीं। उसके अंदर से अनंत लाइफ फोर्स निकल रही थी। झांग तियानशी उत्साह से कांप उठा। 9 रिवॉल्यूशंस प्रोफाउंड लाइफ पिल। लगता है स्वर्ग ने अभी तक इस बूढ़े आदमी को नहीं छोड़ा है। उसकी जोरदार हंसी पूरे चिंग्युन सेक्ट में गूंज उठी। हर पर्वत शिखर के बीच उसकी आवाज बार बार प्रतिध्वनित होने लगी। मैं छत में बने बड़े से छेद के जरिए ये सब देख रहा था और पूरी तरह हैरान था। 9 रिवॉल्यूशंस प्रोफाउंड एस्केंशन पिल। आप लोग जरूर गलत समझ रहे हैं। मैं तो सिर्फ ची गैदरिंग पिल बना रहा था। लेकिन अगले ही पल मुझे अचानक सब समझ में आ गया। अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि उन 2 अतिरिक्त इंग्रेडिएंट्स का रहस्य क्या था। हॉल मास्टर ली ने मुझे ची गैदरिंग पिल की सामग्री नहीं बल्कि 9 रिवॉल्यूशंस प्रोफाउंड एस्केंशन पिल के इंग्रेडिएंट्स दिए थे। हे भगवान, उन्होंने सच में मुझे बहुत ज्यादा ऊंचा समझ लिया था। उन्होंने तो मुझे टॉप ग्रेड पिल के इंग्रेडिएंट्स तक सौंप दिए थे। अच्छी बात यह रही कि मैं इतना समझदार था कि उन कीमती सामग्रियों को बर्बाद नहीं किया। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो आज भी थोड़ा डर जाता हूं। टॉप ग्रेड पिल के इंग्रेडिएंट्स कोई मजाक नहीं थे। अगर मैंने जरा सी भी गलती कर दी होती तो उन इंग्रेडिएंट्स का बैकलैश मेरी जान तक ले सकता था। शायद 2 बार तक मेरी मौत हो सकती थी। लेकिन अब माहौल इतना बन चुका था कि यह समझाना मुश्किल था कि असल में ये सब एक गलतफहमी है। इसलिए मैंने दोनों हाथ जोड़कर सम्मान से प्रणाम किया। भले ही मैं कभी अपने मास्टर से नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया था उस एहसान पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था। मेरे मास्टर की दया और कृपा मेरे ऊपर पहाड़ जितनी भारी थी, इसलिए उनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य था। मेरी ये बातें सुनकर ली शुआनजी और बाकी पीक मास्टर्स की आंखें तक नम हो गईं। झांग तियानशी ने मुझे बेहद खुशी से देखा। उसकी बूढ़ी आंखों में संतोष साफ दिखाई दे रहा था। मेरे प्यारे ग्रैंड डिसिपल, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मैंने कुछ देर सोचा। फिलहाल सबसे जरूरी चीज मेरी कल्टीवेशन थी। मास्टर, क्या आपके पास मेरी कल्टीवेशन बढ़ाने का कोई तरीका है? झांग तियानशी संतुष्ट होकर सिर हिलाया। उसने अपनी सूखी उंगली हल्के से हिलाई और हवा में अचानक एक सुनहरी पिल प्रकट हो गई। हेवनली ओरिजिन क्रिएशन गोल्डन पिल। एक टॉप ग्रेड पिल जिसकी मेडिसिनल पावर बेहद शक्तिशाली होने के बावजूद बेहद कोमल थी। ये अकेली पिल मुझे स्पिरिट कंट्रोल रियलम तक पहुंचने के लिए काफी थी। लेकिन झांग तियानशी यही नहीं रुका। उसने हल्के से अपनी जीभ काटी और एसेंस ब्लड की एक बूंद बाहर निकाली। फिर उसने उसे मेरी भौहों के बीच स्थापित कर दिया। ये एसेंस ब्लड मेरी ट्रिबुलेशन के दौरान एक शक्तिशाली हमले को रोक सकती थी। हालांकि इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था।
मैंने खुशी खुशी उसे स्वीकार किया और झांग तियानशी को दिल से धन्यवाद दिया। उसके बाद मैं फिर से 9 रिवॉल्यूशंस प्रोफाउंड लाइफ पिल को रिफाइनिंग करने लौट गया। ली शुआनजी जोर जोर से हंसने लगा। चिंगयुन सेक्ट को सिर्फ एक टॉप ग्रेड एल्केमिस्ट ही नहीं मिला था। जब झांग तियानशी इस पिल को रिफाइन कर लेगा तब वह प्स्यूडो वॉइड रियलम एक्सपर्ट बन जाएगा और सेक्ट की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। पहाड़ के बीच वाले हिस्से में खड़े डिसिपल्स को अब जाकर समझ आया कि 9 रिवॉल्यूशंस प्रोफाउंड लाइफ पिल सीनियर ब्रदर लू युआन के लिए नहीं बल्कि सुप्रीम एल्डर के लिए थी। उसी समय लू युआन लुशेन पीक पर सिक्लूजन में था। उसने लगातार कई बार छींक मारी और उसे लगा कि कहीं उसे ची डिवीजन तो नहीं होने वाली। उस दिन के बाद मैंने हेवनली ओरिजिन क्रिएशन गोल्डन पिल निगल ली। उसके अंदर मौजूद मेडिसिनल पावर शक्तिशाली होने के साथ साथ बेहद शांत थी। एक गर्म धारा धीरे धीरे मेरी मेरिडियंस में बहने लगी। दवा के पोषण से मेरी कल्टीवेशन लगातार बढ़ने लगी। कई दिनों बाद लू युएन अपनी सिक्लूजन से बाहर निकला और मुस्कुराते हुए मुझसे मिलने आया। वह पूछ रहा था कि क्या मुझे उसके खुद के बनाए हुए पिल फॉर्मूला में रुचि है, लेकिन मैं जवाब दे पाता उससे पहले ही सेक्ट की ग्रैंड फॉर्मेशन के बाहर से अचानक एक कान फाड़ देने वाली गर्जना सुनाई दी। पूरा चिंगयुन सेक्ट जोर से कांप उठा। मेज पर रखा शराब का घड़ा पलट गया और स्पिरिट वाइन जमीन पर फैल गई। दूर मौजूद कई छोटे पर्वतों से पत्थर लुढ़ककर नीचे गिरने लगे और धूल के बादल उठ खड़े हुए। मैं और लू युआन एक साथ आसमान की ओर देखने लगे। तभी हमने देखा कि सेक्ट के ऊपर का आकाश फट रहा था। एक पिच काले रंग की दरार धीरे धीरे खुल रही थी। शुरुआत में वो दरार सिर्फ 1 इंच लंबी थी, लेकिन कुछ ही पलों में वह आंखों के सामने तेजी से फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी तरफ कोई भयानक अस्तित्व अपनी पूरी ताकत से स्पेस को फाड़ रहा हो। उस दरार से गाढ़ी डेमोनिक एनर्जी बाहर निकलने लगी। वो एनर्जी हजारों काले सांपों की तरह चारों दिशाओं में फैल गई। जहां जहां वो गुजरती वहां के फूल और पौधे मुरझा जाते, स्पिरिचुअल एनर्जी को निगल लिया जाता और हवा में सड़न और मौत की बदबू भर जाती। तभी एंसेस्टर बेल बज उठी, लेकिन ये पहले वाली शुभ ध्वनि नहीं थी। ये तेज, बेचैन और खतरनाक चेतावनी थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, घंटी लगातार 9 बार बजी। चिंगयुन सेक्ट की स्थापना के बाद एंसेस्टर बेल सिर्फ 1 बार पहले 9 बार बजी थी, वो भी 10,000 साल पहले, जब ग्रैंड मास्टर ने डेमोनिक इन्वेजन का सामना किया था। लू युआन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। मेरा दिल भी डूब गया। मैंने सेक्ट रिकॉर्ड्स में ग्रैंड मास्टर की उस लड़ाई के बारे में पढ़ा था। वो युद्ध धरती हिला देने वाला था। ग्रैंड मास्टर ने अकेले पूरी डीमन आर्मी को पीछे धकेल दिया था, लेकिन आखिर में केवल 50 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। मगर अब ग्रैंड मास्टर यहाँ नहीं थे, तो अब डीमंस का सामना कौन करेगा? डेमंस हमला कर चुके थे। हर पर्वत शिखर से अलार्म की आवाजें गूंजने लगीं। पीक मास्टर्स और प्रोटेक्टर्स तेजी से हवा में उड़ने लगे। डिसिपल्स घबराकर अपनी अपनी पोजीशन की तरफ दौड़ पड़े ताकि डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाई जा सके। डर पूरे सेक्ट में महामारी की तरह फैल गया। जिन डिसिपल्स की कल्टीवेशन कमजोर थी उनके चेहरे पीले पड़ गए। कुछ तो डर के मारे जमीन पर ही गिर पड़े। मैं तुरंत क्वानकुन डायग्राम पर चढ़ा और सबसे ऊंचे पीक की तरफ उड़ गया। दूर से मैंने ली शुआनजी को हवा में खड़ा देखा। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। उसके चारों ओर हल्की सुनहरी फॉर्मेशन दिखाई दे रही थी और विशाल स्पिरिचुअल एनर्जी पहाड़ों की तरह चारों ओर फैल रही थी। उसके पीछे 36 पीक मास्टर्स एक सीध में खड़े थे। उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। टोंग त्यानश्यांग के हाथ में 8 डायरेक्शंस थंडर हैमर था। याओ चेन अपनी पीठ पर पर्पल गोल्ड गॉड लटकाए खड़ा था। ये चिंग ने ग्रीन नाइट स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ रखा था और तलवार लगातार कंपन कर रही थी। झाओ कियन की मुट्ठियां नीले तूफान जैसी गैल एनर्जी से ढकी हुई थीं। हर कोई पूरी सतर्कता में था। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। तभी आसमान की दरार और ज्यादा चौड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी दुनिया से कोई चीज जबरदस्ती बाहर निकल रही हो। आखिरकार एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। वो काले कवच में लिपटा एक मध्य आयु का आदमी था। उसका चेहरा हैरानी की बात थी कि बेहद आकर्षक था। नुकीले और तराशे हुए नैन नक्श, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां सीधी नहीं बल्कि लंबवत थीं और उनका रंग खून जैसा लाल था। उसके माथे के बीचों बीच एक काला डेमोनिक मार्क चमक रहा था। ब्लड एबिस डेमन लॉर्ड। ली शुआनजी ने धीमी आवाज में उसका नाम लिया। मैंने देखा कि उसकी मुट्ठियां हल्के हल्के कांप रही थीं। मैंने ब्लड एबिस डीमन लॉर्ड का नाम सेक्ट रिकॉर्ड्स में पढ़ा था। वह 3 ग्रेड डीमन लॉर्ड्स में से एक था। एक पीक ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग एक्सपर्ट जो वॉइड रियलम से सिर्फ एक कदम दूर था। 5000 साल पहले राइटियस अलायंस ने उसे बर्फीले मैदानों की गहराइयों में सील कर दिया था। लेकिन वो इस समय कैसे आजाद हो गया? चिंगयुन सेक्ट की युवा पीढ़ी ने जब ब्लड एबिस डेमन लॉर्ड की आवाज सुनी तो ऐसा लगा जैसे 10,000 मृत आत्माएं एक साथ बोल रही हों। उसकी सिर्फ आवाज ही क्रिएशन रियलम से नीचे के सभी डिसिपल्स को कांपने पर मजबूर कर रही थी। कई लोग तो वहीं बेहोश हो गए। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और उसके होंठों पर खून से भरी मुस्कान उभर आई। 1000 साल बाद आखिरकार मैंने फिर से सूरज की रोशनी देखी है। उसके हर शब्द के साथ आसपास की डेमोनिक एनर्जी और ज्यादा गाढ़ी होती जा रही थी। आसमान लगातार अंधेरा पड़ता जा रहा था और तुम्हारा चिंगयुन सेक्ट वो पहली जगह होगी जिसे मैं सील से निकलने के बाद मिट्टी में मिला दूंगा। ली शुआनजी एक कदम आगे बढ़ा। उसके शरीर से विशाल स्पिरिचुअल एनर्जी फूट पड़ी और पहाड़ की तरह ब्लड एबिस डेमन लॉर्ड पर दबाव डालने लगी। ब्लड एबिस, तुम्हारी सील आखिर टूटी कैसे? ब्लड एबिस डेमन लॉर्ड उपहास से हंस पड़ा। उस सील की बहुत लंबे समय तक देखभाल नहीं की गई। मैंने पूरे 5000 साल उसे धीरे धीरे कमजोर किया और आज आखिरकार मैंने अपनी आजादी वापस पा ली। फिर उसने चारों ओर देखा और तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाई। तुम्हारे चिंगयुन सेक्ट के वो बूढ़े लोग कहाँ हैं जिन्होंने मुझे सील करने में हिस्सा लिया था? उन्हें बाहर बुलाओ, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। अगले ही पल वह खुद ही ठंडी हंसी हंस पड़ा। ओह, सही कहा, शायद वे सब कब के धूल बन चुके होंगे। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही ब्लड एबिस डीमन लॉर्ड ने अचानक हमला कर दिया। एक गहरी काली डेमोनिक एनर्जी इकट्ठा होकर एक विशाल हथेली में बदल गई। उसने पूरी दुनिया को तबाह कर देने वाली ताकत के साथ चिंगयुन सेक्ट पर हमला कर दिया।
उस विशाल हथेली के नीचे स्पेस तक मुड़ने लगा और आसपास की सारी रोशनी निगल ली गई। ली शुआनजी गरज उठा और तुरंत हैंड सील बनाते हुए अपनी हथेली के सामने एक सुनहरा मैजिक अरे तैयार कर दिया, जो सीधे उस हमले से टकरा गया। दोनों ताकतों की भिड़ंत बिल्कुल आसमान और धरती के टूटने जैसी थी। धमाके की आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी और टक्कर से पैदा हुई शॉकवेव चारों दिशाओं में फैल गई। सबसे ऊंची चोटी पर खड़े प्राचीन पेड़ जड़ों समेत उखड़ गए और कई साइड हॉल आफ्टर शॉक की वजह से चकनाचूर हो गए। ली शुआनजी उस भयानक टक्कर से सैकड़ों फीट दूर जा गिरा। उसके मुंह के किनारे से खून बह निकला, लेकिन उसने किसी तरह उस हमले को रोक लिया था। तभी सभी 36 पीक मास्टर्स एक साथ आसमान में उठ खड़े हुए। एक जोरदार गर्जना के साथ आकाशीय फिनोमिनन गूंज उठा। होंग त्यंगसियांग के 8 डायरेक्शंस थंडर हैमर से हजारों बिजली की किरणें फूट पड़ी। चेन जिजिन की गोद से जहरीली धुंध निकलने लगी। ये छिंग की ग्रीन लीफ स्वॉर्ड अनगिनत तलवारों की बारिश में बदल गई, जिसने पूरा आसमान भर दिया। झाओ क्यन के मुक्कों से ऐसी आंधी निकली जिसने हवा को चीर डाला। समाधि और 6 पाथ्स की 6 धाराएं आपस में मिलकर एक शानदार जाल में बदल गईं, जिसने ब्लड एबिस डीमन लॉर्ड को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन ब्लड एबिस डीमन लॉर्ड ने सिर्फ ठंडी सी नाक सिकोड़कर सांस छोड़ी। उसने तो पलक तक नहीं झपकाई। उसने आराम से अपना दायां हाथ उठाया और डेमोनिक एनर्जी इकट्ठा होकर 100 फीट लंबी काली तलवार में बदल गई, जो सीधे आसमान को चीरती हुई नीचे गिरी। अगले ही पल सारी रोशनी कागज की तरह फटकर बिखर गई। 36 पीक मास्टर्स डेमोनिक एनर्जी के आफ्टरशॉक से दूर जा फेंके गए। होंग त्यानशांग ने खून उगल दिया और उसका 8 डायरेक्शंस थंडर हैमर हाथ से छूट गया। याओ चेन का दायां हाथ टूट गया और पर्पल गोल्ड गॉड जमीन पर जा गिरी। ये चिंग और जो क्वियन दोनों बादलों से नीचे गिर पड़े। उनके प्रोटेक्टिव स्पिरिचुअल लाइट इतने कमजोर हो चुके थे कि लगभग दिखाई ही नहीं दे रहे थे। बाकी पीक मास्टर्स की हालत भी अलग नहीं थी। कोई घायल था तो कोई पूरी तरह थक चुका था। सभी बेहद बदहाल नजर आ रहे थे। सिर्फ 2 चालों में ही चिंग्युन सेक्ट की शान माने जाने वाले 36 पीक्स की पूरी ताकत ब्लड एबिस डेमन लॉर्ड के सामने बुरी तरह हार चुकी थी। पीक ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग एक्सपर्ट सच में हमारी पहुंच से बहुत बाहर है। ली शुआनजी मुश्किल से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। हालांकि वो खुद भी ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग एक्सपर्ट था, लेकिन उसके और ब्लड एबिस डेमन लॉर्ड के बीच का अंतर एक ऐसी खाई जैसा था जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता था। उसका दुश्मन ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज की चोटी पर था और वॉइड रियलम से सिर्फ आधा कदम दूर था। उसी समय दूर एक अनजान पर्वत छोटी से एक बूढ़ा व्यक्ति उड़ता हुआ बाहर आया। जाहंग त्यांशी। कुछ ही दिन पहले उसने 9 टर्न प्रोफाउंड सेंट पिल को रिफाइन किया था। उसकी ऑरा पहले से काफी मजबूत हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। हालांकि इस समय उसे अपनी हालत की बिल्कुल परवाह नहीं थी। सेक्ट पर विनाश मंडरा रहा था। जाहंग त्यांशी का हमला बिजली की तरह तेज था। उसकी हथेली में एक सुनहरी लाइटनिंग बॉल इकट्ठा हुई और विनाशकारी शक्ति के साथ ब्लड एबिस डेमन लॉर्ड की तरफ जा टकराई। इस बार ब्लड एबिस डेमन लॉर्ड ने आखिरकार उसे ध्यान से देखा। क्या तुम मरने वाले नहीं थे? फिर भी हमला करने की ताकत बची हुई है? दिलचस्प। सुनहरी लाइटनिंग बॉल उस विशाल डेमोनिक पाम से टकराई। जांग तियानशी किसी तरह मुकाबला करता रहा, लेकिन ब्लड एबिस डेमन लॉर्ड ने अपनी ताकत और बढ़ा दी। तुरंत ही लाइटनिंग बॉल पर दरारें पड़ने लगीं और जांग तियानशी लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसके मुंह के किनारे से खून बह निकला। फिर ब्लड एबिस डीमन लॉर्ड ने अपनी पूरी डिमोनिक एनर्जी सक्रिय कर दी। वो एक दहाड़ते हुए डिमोनिक ड्रैगन में बदल गई और झांग तियानशी पर टूट पड़ी। झांग तियानशी ने पूरी ताकत से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिंदगी तो अभी अभी मुश्किल से बढ़ी थी। डेमोनिक ड्रैगन ने उसकी सारी रक्षा तोड़ दी। भयानक टक्कर ने उसे एक घुटने पर गिरा दिया और उसके मुंह से खून की बड़ी धार निकल गई। सुनहरी लाइटनिंग बॉल टूटकर बिखर गई। रिकॉइल की वजह से झांग तियानशी का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसके मास्टर ली शुआनजी और याओ चेन घबराकर चिल्ला उठे। दोनों उसकी मदद के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि चलना तक मुश्किल हो गया था। याओ चेन तो मुश्किल से हाथ उठा पा रहा था। ली शुआनजी अभी खड़ा तो था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। ब्लड एबिस डेमन लॉर्ड धीरे धीरे झांग तियानशी की तरफ बढ़ने लगा। उसका हर कदम दम घूंट देने वाला दबाव पैदा कर रहा था। उसकी आंखें उपहास और क्रूरता से भरी हुई थीं। उसे लगा था कि चिंग्युन सेक्ट के पास अभी कुछ छिपे हुए ट्रम्प कार्ड्स होंगे, लेकिन अब साफ था कि ऐसा कुछ नहीं था। जिन बूढ़ों ने 5000 साल पहले उसे सील किया था, वो इन सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। अगर ऐसा है तो शुरुआत तुमसे करता हूँ, फिर पूरे चिंग्युन सेक्ट का सफाया कर दूंगा। एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। 5000 साल का थोड़ा सा ब्याज समझ लेना। उसकी हथेली में काली डेमोनिक एनर्जी जमा होने लगी और विनाश का एक काला गोला बन गया। उस स्फीयर की सतह पर अनगिनत विकृत चेहरे चीख रहे थे और उससे रोंगटे खड़े कर देने वाली ऑरा निकल रही थी। अगर यह हमला गिर जाता तो सिर्फ झांग तियानशी ही नहीं मरता, बल्कि सेलेस्टियल मास्टर स्पीक भी शायद पूरी तरह मिट जाता। चारों तरफ निराशा फैल गई। अनगिनत डिसिपल्स जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों में डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ रोने लगे, जबकि कुछ निराशा में अपने साथी डिसिपल्स के हाथ कसकर पकड़ने लगे। क्विन हाओतियान का पूरा शरीर कांप रहा था। उसका पुराना घमंडी रूप कहीं गायब हो चुका था। लिन चिंगशू के हाथ में पकड़ी तलवार कांप रही थी। पहली बार उसके ठंडे चेहरे पर डर दिखाई दिया। सीमा शून और यंग मास्टर ओयांग का चेहरा भी मौत की तरह सफेद पड़ चुका था। इस वक्त दोनों राजकुमार आम डिसिपल्स से बिल्कुल अलग नहीं लग रहे थे। मैं कैनकुन डायग्राम पर खड़ा ये सब देख रहा था। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। सच कहूं तो मैं बेहद डरा हुआ था। ब्लड एबिस डेमन लॉर्ड ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रियलम की छोटी पर था, जबकि मैं सिर्फ स्पिरिट कनेक्शन रियलम में था। दोनों रियलम्स के बीच का अंतर सिर्फ एक खाई नहीं था, वो एक चींटी और असली ड्रैगन के बीच की दूरी जैसा था। सेक्ट मास्टर, सुप्रीम एल्डर और 36 पीक मास्टर्स मिलकर भी उसे नहीं रोक पाए थे। तो फिर मैं क्या कर सकता था? मैं तो ऐसा नया डिसिप्लिन था जिसे सेक्ट में आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। लेकिन अगर मैं आगे नहीं बढ़ता तो मेरे मास्टर मर जाते, सेक्ट मास्टर मर जाता, सभी पीक मास्टर्स मर जाते और पूरा चिंग्युन सेक्ट खत्म हो जाता।
मैंने गहरी सांस ली, मेरा दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। फिर मैं क्वान कुन डायग्राम की मदद से उड़कर आगे निकल गया। लिन मोहेन, वापस आ जाओ, ली शुआनजी फटी हुई आवाज में चिल्लाया। जूनियर ब्रदर, नहीं। नीचे डू युएन घबराहट में उछल कूद कर रहा था, यहाँ तक कि लिन चिंगशुए ने भी मुझे पुकारा। ये पहली बार था जब मैंने उसकी आवाज में घबराहट सुनी। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं और सीधे ब्लड एबिस डीमन लॉर्ड की तरफ उड़ता चला गया। उन खून जैसे लाल खड़ी पुतलियों का सामना करते हुए मुझे अपने घुटनों को मुड़ने से रोकने में भी मुश्किल हो रही थी। ब्लड एबिस डीमन लॉर्ड ने अपने हाथ में बना स्फीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन वापस खींच लिया। स्पिरिट रियलम का एक चींटी जैसा कीड़ा खुद मरने चला आया है। मैं लिन मोहेन हूँ, चिंग्यून सेक्ट का डिसिप्ल, कृपया दया दिखाइए। हाँ हाँ हाँ, एक चींटी को दया की भीख मांगते देखना काफी मजेदार है। 5000 साल बाद आखिर मुझे हिम्मत वाली एक चींटी मिली है, लेकिन मैं बकवास नहीं सुनता, मर जाओ। उसने लापरवाही से हाथ लहराया और डेमोनिक एनर्जी ब्लेड मेरी तरफ उड़ गई। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मुझे प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला, लेकिन मेरे शरीर ने अपने आप क्वान कुन डायग्राम को सक्रिय कर दिया। पहाड़, नदियां, सूर्य और चंद्रमा के फेनोमेन प्रकट हो गए और उस हमले को अपने अंदर समाने लगे। क्यान कुन डायग्राम सीधे डेमोनिक एनर्जी ब्लेड से टकरा गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अजेय शक्ति मेरे शरीर में घुस गई हो। मेरे अंदरूनी अंग ऐसे मरोड़ खा रहे थे जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर घुमा दिया हो। क्यान कुन डायग्राम पर हर तरफ दरारें पड़ने लगीं और मैं पीछे की तरफ उछाल दिया गया। मेरे 100 बैटल्स ड्रैगन स्केल आर्मर पर मौजूद सुनहरे ड्रैगन का फैंटम चमक उठा और उसने ज्यादातर इम्पैक्ट को रोक लिया। फिर भी जब मैं जमीन पर गिरा तो कई मीटर गहरा गड्ढा बन गया। मेरे मुंह में खून का स्वाद भर गया था। ये ब्लड एबिस डीमन लॉर्ड का सिर्फ एक साधारण सा हमला था। फिर भी मैं उस गड्ढे से बाहर निकल आया। मेरे शरीर की हर हड्डी दर्द से चीख रही थी। मुंह में भरा खून मेरी सांसें रोक रहा था, लेकिन मैं फिर भी खड़ा हो गया। मेरे पीछे झांग तियानशी थे, सेक्ट मास्टर था, सभी पीक मास्टर्स थे और पूरा चिंग्यून सेक्ट था। अगर मैं गिर जाता तो उनके सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं बचता। मैंने मुंह से खून पोंछा और एक बार फिर क्यानकुन डायग्राम पर कदम रख दिया। मेरे पैर कांप रहे थे, मेरे हाथ थरथरा रहे थे। टूटे हुए क्वानकुन डायग्राम के नीचे मेरा पूरा शरीर हिल रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैं अब भी सीना तानकर खड़ा था। दूर खड़े सभी डिसाइपल ये नजारा देखकर भावुक हो गए थे। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। आखिर एक साधारण स्पिरिट रेल्म का युवा जो ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के पीक पर मौजूद एक डीमन लॉर्ड का सामना कर रहा था, सिर्फ एक ही वार में उड़ा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो अब भी अपने पैरों पर खड़ा था। ऐसा करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है, इसका अंदाजा हर किसी को था। ब्लड लाइन डीमन लॉर्ड ने मेरी तरफ देखकर ठंडी हंसी हंसी। अभी तक जिंदा है, लगता है तेरे अंदर थोड़ी हिम्मत तो है। चूंकि तू मुझे काफी दिलचस्प लग रहा है, इसलिए मैं तुझे एक और मौका देता हूँ। अगर इस बार भी नहीं मरा तो सबसे पहले तुझे ही मारूंगा। इस बार उसने पहले से कहीं ज्यादा ताकत इस्तेमाल की। एक और भी ज्यादा ठोस और विशाल डिमोनिक एनर्जी का स्तंभ मेरी तरफ बढ़ा। उसका व्यास 10 जांग से भी ज्यादा था और वो जहां से गुजर रहा था वहां की स्पेस तक टूट रही थी। मैंने दांत भींच लिए और अपनी बची हुई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को क्वानकुन डायग्राम और 100 बैटल्स ड्रैगन स्केल आर्मर में झोंक दिया। उसी समय मैंने अपनी दोनों भौहों के बीच मौजूद झांग तियानशी के लाइफ सेविंग एसेंस ब्लड को भी एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही एसेंस ब्लड सक्रिय हुआ, मेरे सामने एक सुनहरी लाइट स्क्रीन प्रकट हो गई और उसने जबरदस्ती उस हमले को रोक लिया। अगले ही पल कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। वो गोल्डन लाइट स्क्रीन 3 सांसों तक टिकी रही, लेकिन फिर चकनाचूर हो गई। हमले का शॉकवेव मुझे दोबारा उड़ाकर ले गया। मैं हवा में दर्जनों बार पलटा खाता हुआ दूर जा गिरा और जमीन से टकराते ही मेरे मुंह से लगातार खून निकलने लगा। मेरी छाती की कई पसलियां टूट चुकी थीं। टूटने की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। 100 बैटल्स ड्रैगन स्केल आर्मर पर मौजूद गोल्डन ड्रैगन फैंटम इतना धुंधला हो चुका था कि लगभग गायब ही लग रहा था। वहीं क्यानकुन डायग्राम भी कई टुकड़ों में टूट चुका था। मैं जमीन पर पड़ा था, पूरा शरीर चरमराने लगा था, हर हड्डी टूटने जैसी आवाज कर रही थी। हालत ऐसी थी कि मैं मुश्किल से हिल भी पा रहा था। मेरी लाइफ एसेंस लगभग खत्म हो चुकी थी। मेरा मैजिक वेपन टूट चुका था। स्पिरिचुअल एनर्जी भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। मुझे महसूस होने लगा कि शायद इस बार सचमुच मेरी मौत तय है। मेरी नजर धुंधली होने लगी। आसपास की आवाजें दूर और अस्पष्ट सुनाई देने लगी। मैंने सिर उठाकर डेमोनिक एनर्जी से ढके हुए ग्रे आसमान को देखा और मेरे दिल में एक अजीब सी उदासी भर गई। इस दुनिया में आए मुझे पूरे 18 साल हो चुके थे। 18 साल, इतने सालों बाद आखिरकार मेरा स्पिरिचुअल रूट जागा था और मैं कल्टीवेशन की राह पर कदम रख पाया था। लेकिन एक जीनियस बनने के फायदे उठाने से पहले ही क्या मेरी मौत यहीं होने वाली थी? तभी अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। सबसे पहले वो मेरे मास्टर ली चांगशेंग की आवाज थी। वो भीड़ को चीरते हुए बाहर आए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमेशा डींगे मारने वाले और रौब झाड़ने वाले बूढ़े मास्टर ने पहली बार पूरे जोर से चिल्लाकर कहा, मेरा डिसिप्ल चोजन वन है। एक मामूली डीमन आखिर चीज ही क्या है? लिन मोहेंग, तुम उसे जरूर हरा सकते हो। तुम्हारा मास्टर तुम पर भरोसा करता है। बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे कब निराश किया है? फिर लू युआन की आवाज गूंजी। जूनियर ब्रदर, तुम्हारा टैलेंट असीमित है। तुम अजेय हो। एक डीमन लॉर्ड की क्या औकात है? जूनियर ब्रदर, तुम जरूर कर सकते हो। इसके बाद होंग त्यानशेंग ने जमीन पर जोर से मुक्का मारा और गरजते हुए बोले, लिन मोहेंग सबसे महान प्रोडजी है जिसे मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। उसके अंदर अभी और चमत्कार छिपे हुए हैं। जरूर हैं। याओ चेन ने अपना टूटा हुआ दायां हाथ पकड़ रखा था, लेकिन उनकी आवाज में जरा भी संदेह नहीं था।
जो 9 रिवॉल्यूशंस प्रोफाउंड एस्केंशन पिल तक रिफाइन कर सकता है, वो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकता? ये चिंग किसी तरह खड़े हुए, उनकी आवाज भर्रा चुकी थी। लिन मोहेंग नहीं हारेगा, चोजन वन आखिर हार कैसे सकता है? इसके बाद झाओ क्यान, सीमा रान और हुआ मेई भी बोल उठे। एक के बाद एक सभी घायल पीक मास्टर्स अपनी आवाज बुलंद करने लगे और हैरानी की बात यह थी कि सब एक ही बात कह रहे थे, लिन मोहेंग जरूर एक चमत्कार करेगा। फिर सेक्ट के डिसिपल भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। पहले कुछ आवाजें उठी, फिर और आवाजें जुड़ती चली गईं, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। आखिरकार हजारों आवाजें मिलकर सुनामी जैसी गर्जना में बदल गईं। हजारों डिसाइपल एक साथ चिल्ला रहे थे, उनकी आवाजें लहरों की तरह उठ रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान ही टूट जाएगा। क्या डिवाइन स्पिरिचुअल रूट वाले जीनियस के लिए भी कोई ऐसी चीज है जो वो नहीं कर सकता? वो हेवनली ट्राइब्यूलेशन तक पार कर चुका है, फिर ऐसा क्या है जो नहीं कर सकता? एक स्पिरिट रियलम कल्टीवेटर होकर वो पीक ह्यूमन गॉड रियलम एक्सपर्ट को पीछे धकेल सकता है। शायद वो डीमन लॉर्ड को भी अनगिनत रियलम्स पार करके हरा सकता है। हम सभी चोजन वन को अपनी आंखों से देख रहे हैं। डेस्टिनी को बदला नहीं जा सकता, उसके साथ चमत्कार होना तय है। यहाँ तक कि जांग तियानशी भी धीरे धीरे सीधे खड़े हो गए। उनकी बूढ़ी आवाज कमजोर थी, लेकिन इरादा अटल था। चोजन वन वास्तव में असाधारण है, मुझे तुम पर विश्वास है। आखिर में सेक्ट मास्टर ली शुआनजी भी अपने घायल शरीर को घसीटते हुए खड़े हो गए। चिंग्यून सेक्ट का नेतृत्व करने वाला ये ट्रिब्युलेशन सर्वाइविंग ग्रैंड मास्टर पहले कभी इतना दृढ़ नहीं दिखा था। उन्होंने जमीन पर पड़े मेरी तरफ देखा और पूरी ताकत से चिल्लाए, लिन मोहेंग, तुम मेरे चिंग्यून सेक्ट के चोजन वन हो। 10,000 सालों में एक बार पैदा होने वाली प्रतिभा हो। तुम्हारी किस्मत वॉइड को चीर देने के लिए बनी है। एक मामूली डीमन लॉर्ड तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक भी नहीं है। मुझे विश्वास है कि तुम उसे एक ही बार में खत्म कर सकते हो। उनके ये आखिरी शब्द किसी चाबी की तरह थे, ऐसी चाबी जिसने मेरे अंदर मौजूद एक ऐसे दरवाजे को खोल दिया जिसे पहले कभी नहीं खोला गया था। वही परिचित एहसास फिर लौट आया। अचानक मेरा डेंटियन उफनने लगा। जब मेरा स्पिरिचुअल रूट जागा था उससे 10 गुना ज्यादा। जब डिवाइन ग्रेड स्पिरिचुअल रूट जागा था उससे 100 गुना ज्यादा। मेरे डेंटियन की गहराइयों से एक ऐसी शक्ति फूट निकली जो पहले कभी नहीं आई थी। ये कोई छोटी सी धारा नहीं थी, ये बांध टूटने के बाद आने वाली बाढ़ थी। ये फटता हुआ ज्वालामुखी था। वो शक्ति पल भर में मेरी नसों, हड्डियों और पूरे शरीर में फैल गई। मेरी खत्म हो चुकी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस भर गई। मेरी टूटी हुई मेरिडियंस खुद ब खुद ठीक होने लगी। यहाँ तक कि मेरी टूटी हुई पसलियां भी चरमराहट की आवाजों के साथ फिर से जुड़ने लगीं। मैं धीरे धीरे जमीन से उठ खड़ा हुआ। मेरे पूरे शरीर से गोल्डन लाइट निकल रही थी। पर्पल ची फ्रॉम द ईस्ट अपनी सीमा तक घूमने लगी। उसकी गति इतनी तेज थी कि मेरी मेरिडियंस तक गूंजने लगी। मेरे आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी का विशाल भंवर पागलों की तरह घूमने लगा। दर्जनों मील के दायरे में मौजूद हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी तरफ उमड़ पड़ी। 3000 मील तक फैली पर्पल छी एक बार फिर प्रकट हो गई। चमकती हुई रोशनी गोल्डन रेडियंस के साथ मिल गई। मेरी हथेली से 4 ट्रेजर्स के इल्यूजरी इमेजेस निकलकर मेरे चारों ओर घूमने लगे। ब्रश एक भाले जैसा दिख रहा था, इनका स्टोन एक शील्ड जैसी थी, इंक बादलों जैसी लग रही थी और स्क्रॉल पहाड़ों जैसा प्रतीत हो रहा था। सूर्य, चंद्रमा, आकाश और पृथ्वी के फेनोमेना एक बार फिर अपने आप प्रकट हो गए। मेरे बाएं कंधे के ऊपर एक चमकता हुआ सूर्य लटक गया। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया जाईं। मेरे दाएं कंधे के पास एक उज्जवल चंद्रमा प्रकट हुआ। उसकी चांदनी शुद्ध और शांत थी। मेरी भौहों के बीच हेवनली ट्रिब्युलेशन मार्क खिल उठा। उसकी पर्पल गोल्डन लाइट मेरे अंदर मौजूद सारी शक्तियों के साथ अजीब तरह से रेजोनेंस करने लगी। सबसे ऊंची चोटी पर मौजूद वाइल्ड मेडिटेशन बेल एक बार फिर बज उठी, लेकिन इस बार वो चेतावनी की घंटी नहीं थी, वो युद्ध का नगाड़ा थी। 10,000 सेनाओं को युद्ध के लिए बुलाने वाला शंखनाद थी। चिंग्यून सेक्ट के 75वें जनरेशन लीडर की मूर्ति एक बार फिर कांप उठी। ग्रैंड मास्टर की डिवाइन सेंस हल्के से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। वो सिर्फ चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अब उनकी जरूरत नहीं रही। उधर ब्लडलाइन डीमन लॉर्ड के चेहरे की मुस्कान आखिरकार जम गई। पहली बार उसके सुंदर लेकिन दुष्ट चेहरे पर उलझन दिखाई दी। पहली बार उसकी रक्तलाल वर्टिकल प्यूपिल्स में अविश्वास झलकने लगा। उसका चेहरा बदल गया। पहली बार उसकी आवाज कांप गई, क्योंकि उसने मेरे अंदर से निकलती हुई उस शक्ति को महसूस कर लिया था। एक ऐसी शक्ति जो हल्के से ही सही, लेकिन ट्रिब्युलेशन ट्रांसेंडिंग एक्सपर्ट के स्तर को भी पार कर रही थी। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। उनमें ऐसी ताकत भरी हुई थी जैसे पूरा संसार मेरी मुट्ठी में हो। मैं हर किसी का विश्वास महसूस कर सकता था। मेरे मास्टर का गर्व, लू युआन का भरोसा, पीक मास्टर्स की उम्मीदें, डिसिपल्स का उत्साह, उन सब की आस्था एक जगह इकट्ठी होकर वास्तविक शक्ति में बदल चुकी थी और मेरे शरीर में बह रही थी। मैंने सिर उठाया और ब्लडलाइन डीमन लॉर्ड की तरफ देखा। उस पल मेरे अंदर कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ एक अटूट विश्वास था। मैं जीत सकता था। नहीं, मैं सिर्फ जीतने वाला नहीं था, मुझे अपनी जीत पर पूरा यकीन था, क्योंकि हर कोई मानता था कि मैं जीत सकता हूँ। मैंने धीरे धीरे अपनी दोनों बाहें फैला दी। मेरे बाएं हाथ में सूर्य था, मेरे दाएं हाथ में चंद्रमा। सूर्य, चंद्रमा, आकाश और पृथ्वी के सेलेस्टियल फेनोमेना मेरी इच्छा के अनुसार तेजी से घूमने लगे। गोल्डन ड्रैगन फैंटम गरजते हुए आसमान में उड़ गया, फिर वो नीचे आया और मेरी दोनों बाहों के चारों ओर लिपट गया। मैं वेल्थ ऑरा को महसूस कर सकता था, पर्पल ची फ्रॉम द ईस्ट को महसूस कर सकता था, डिवाइन स्पिरिचुअल रूट की शक्ति को महसूस कर सकता था, हेवनली ट्रिब्युलेशन मार्क की शक्ति को महसूस कर सकता था। ये सब कुछ उसी पल पूरी तरह एक हो गया। मेरा शरीर पूरे सेक्ट के हजारों लोगों की उम्मीदों और विश्वासों को ढोने वाला पात्र बन चुका था। मैंने उन सभी विश्वासों को दुनिया को नष्ट कर देने वाली शक्ति में बदल दिया। मैंने ब्लडलाइन डीमन लॉर्ड की तरफ देखा और सिर्फ एक वाक्य कहा, मेरे हाथों में सूर्य और चंद्रमा है, मैं आसमान से सितारे तक तोड़ सकता हूँ। इस दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति ने उसे साफ साफ सुना। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं ग्रेट डाओ की रहस्यमयी ध्वनि आकाश और पृथ्वी के बीच गूंज रही हो।
अगले ही पल मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और मेरी हथेलियों से एक सुनहरी बैंगनी रोशनी की किरण फूट पड़ी। वो किरण 100 फीट लंबी और 10,000 मील तक फैलने वाली भयानक शक्ति के साथ सीधे ब्लड मून डीमन लॉर्ड की तरफ टूट पड़ी। उसकी ताकत इतनी डरावनी थी मानो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती हो। जहां जहां से वो गुजरी वहां स्पेस आईने की तरह टूटने लगा और वॉइड के अंदर अनगिनत काली दरारें उभर आईं। ब्लड मून डीमन लॉर्ड का चेहरा तुरंत बदल गया। अपनी जिंदगी में पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो जोर से दहाड़ा और 5,000 सालों से जमा की गई अपनी डीमनिक एनर्जी को बाहर निकालते हुए दर्जनों डिफेंस लेयर्स खड़ी कर दी। लेकिन जैसे ही सुनहरी रोशनी उन पर पड़ती, सारी डीमोनिक एनर्जी ऐसे गायब हो जाती जैसे आग के सामने बर्फ पिघल रही हो। पहली लेयर टूट गई, 5वीं लेयर टूट गई, 10वीं लेयर भी चकनाचूर हो गई, 20वीं लेयर खत्म हो गई, 30वीं लेयर भी टिक नहीं पाई। ब्लड मून डीमन लॉर्ड पागलों की तरह पीछे हटने लगा और उसके हर कदम के साथ वॉइड टूटता जा रहा था। वो डर के मारे चिल्लाया, नहीं, ये असंभव है, ये किसी स्पिरिट रियलम कल्टिवेटर की ताकत नहीं हो सकती। आखिर तुम हो कौन? उसकी दहाड़ में पहली बार आतंक साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन अगले ही पल सुनहरी किरण ने उसे पूरी तरह निगल लिया। आखिरी कुछ डिफेंस लेयर्स के बिना उसका शरीर बुलबुलों की तरह बिखरने लगा। वो किरण उसकी सारी रक्षा को चीरते हुए सीधे उसकी छाती से टकरा गई। इसके बाद जो विस्फोट हुआ उसने लगभग आधे आसमान को हिला दिया। एक विशाल सुनहरी बैंगनी मशरूम क्लाउड आसमान में उठी और दसियों हजार फीट ऊंचाई तक पहुंच गई। उसके शॉकवेव्स हजारों मील तक फैल गए। चिंग्युन सेक्ट के वाइस सेक्ट मास्टर भी उस भयानक झटके के बीच मुश्किल से खुद को संभाल पा रहे थे। कई दूर दराज के पर्वतों की चोटियां शॉकवेव्स से कटकर गिर गईं। एक्सप्लोजन के केंद्र से स्पेशियल रिफ्ट्स चारों तरफ फैलने लगे, लेकिन फिर धीरे धीरे सुनहरी बैंगनी शक्ति के प्रभाव में भरने भी लगे। जैसे जैसे रोशनी कम होने लगी, हर किसी ने अपनी सांस रोक ली। ब्लड मून डीमन लॉर्ड की आकृति अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो भागा नहीं था, वो छिपा भी नहीं था, वो पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी वो अंधेरी डेमोनिक एनर्जी, उसकी वो खून जैसी लाल आंखें, उसके चेहरे की वो घमंडी और अहंकारी मुस्कान, सब कुछ उस सुनहरी किरण के अंदर पूरी तरह मिट चुका था। उसका एक निशान तक नहीं बचा था। उसके मरते ही आसमान में मौजूद दरार धीरे धीरे और चौड़ी होने लगी। घनी डेमोनिक एनर्जी पीछे हटी लहरों की तरह गायब होने लगी और तबाह हो चुके चिंग्युन सेक्ट पर एक बार फिर सूरज की रोशनी चमक उठी। सिर्फ एक अटैक में स्पिरिट रियलम का एक डिसिपल पीक ट्रांसेंडिंग ट्राइबल्शन डीमन लॉर्ड को मार चुका था। पूरा चिंग्युन सेक्ट मौत जैसी खामोशी में डूब गया। हर कोई स्तब्ध खड़ा था, जैसे उनकी आत्मा शरीर से निकल गई हो। 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीते, 3 सेकंड बीते, फिर अचानक वो खामोशी टूट गई। सबसे पहले किसी ने जोर से चिल्लाया और उसके बाद जयकारों का ऐसा तूफान उठा कि पूरा सेक्ट गूंज उठा। हजारों डिसिपल्स पागलों की तरह जश्न मनाने लगे। कुछ खुशी के आंसू रो रहे थे, कुछ घुटनों के बल बैठकर बार बार सिर झुका रहे थे, कुछ लोग पागलों की तरह उछल कूद कर रहे थे, तो कुछ अपने साथी डिसिपल्स को गले लगाकर रोने लगे। लिन मोहेंग ने एक ही वार में ट्रिब्लेशन ट्रांसेंडिंग एक्सपर्ट को मार दिया था। लोग हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे। सेक्ट मास्टर ली शुआनजी तो खुशी से लगभग पागल हो चुके थे। वो जोर से चिल्लाए, वो मेरा डिसिपल है, मेरा लिन मोहेंग, मैं ही उसे पहाड़ के नीचे से उठाकर लाया था। सीनियर ब्रदर लू युआन सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसका मुंह इतना खुला हुआ था कि उसमें आसानी से एक मुट्ठी समा सकती थी। काफी देर बाद वो किसी तरह बोल पाया, जूनियर ब्रदर, क्या तुम सच में इंसान हो? सेक्ट मास्टर ली शुआनजी अपने घायल और टूटे हुए शरीर को घसीटते हुए मेरी तरफ आए। चिंग्युन सेक्ट का नेतृत्व करने वाले इस ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग एक्सपर्ट की आंखों में आंसू थे। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उन्होंने गहरी नजर से मुझे देखा और फिर बराबरी के लोगों के लिए रखे जाने वाले सम्मान के साथ दोनों हाथ जोड़कर झुक गए। लिन मोहेंग, तुमने पूरे चिंग्युन सेक्ट को बचा लिया। सभी 36 पीक मास्टर्स भी अपनी चोटों की परवाह किए बिना उड़कर आ गए और कृतज्ञता से झुक गए। होंग त्यानश्यांग के चेहरे पर, जो हमेशा सख्त रहता था, आज गर्व और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। वो बोले, मैंने तुम सबसे बहुत पहले ही कहा था, लिन मोहेंग अब भी और चमत्कार दिखाएगा। बताओ, मैं कब गलत साबित हुआ हूँ? उनकी आवाज तक कांप रही थी। अविश्वसनीय, सचमुच अविश्वसनीय। एक स्पिरिट रियलम कल्टिवेटर ने पीक ट्राइब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग एक्सपर्ट को एक ही वार में खत्म कर दिया। शायद 10,000 साल पहले वाले ग्रैंड मास्टर भी ऐसा नहीं कर पाए होते। तभी झांग तियानशी की आकृति दोबारा आसमान में दिखाई दी। उनकी बूढ़ी आंखों में हैरानी और राहत दोनों भरी हुई थीं। वो लगातार 3 बार बोले, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, चौजन वन सच में असाधारण है। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने तुम्हारे जैसा हेवन डिफाइंग व्यक्ति नहीं देखा। जब तक तुम यहाँ हो, चिंग्युन सेक्ट की नींव अगले 10,000 साल तक अडिग रहेगी। जब मैं जमीन पर उतरा तब मेरे शरीर के चारों तरफ मौजूद सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी। सच कहूं तो मैं खुद भी थोड़ा स्तब्ध था। वो शक्ति जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से चली भी गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा कुछ इस्तेमाल कर लिया हो। अब मैं फिर से वही छोटा सा स्पिरिट रियलम कल्टिवेटर बन चुका था। मेरा पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मैं तो उड़ भी नहीं पा रहा था, लेकिन लोगों की नजरें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। वो अब किसी प्रोडिजी को देखने वाली नजरें नहीं थीं। वो नजरें थीं जिनसे लोग किसी देवता को देखते हैं। मैं अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। वही पुरानी घबराहट फिर से मेरे दिल में लौट आई। उसी शाम सेक्ट मास्टर ली शुआनजी ने चिंग्युन हॉल में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सभी 36 पीक मास्टर्स वहां मौजूद थे। किसी के शरीर पर पट्टियां बंधी थीं, कोई स्लिंग लगाए बैठा था, कोई बैसाखियों का सहारा लेकर आया था, लेकिन एक भी व्यक्ति अनुपस्थित नहीं था। झांग तियानशी ने भी विशेष अपवाद करते हुए हॉल के सबसे ऊंचे स्थान पर रखी ग्रैंड चेयर पर बैठने का फैसला किया। इस मीटिंग का सिर्फ एक ही मुद्दा था, लिन मोहेंग को मिलने वाला रिवॉर्ड। ली शुआनजी मुख्य आसन पर बैठे और सबकी तरफ देखा। हॉल के अंदर का माहौल गंभीर और सम्मानपूर्ण था, जो बाहर चल रहे जश्न से बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा,
आज जो कुछ हुआ उसे तुम सबने अपनी आंखों से देखा है। लिन मोहेंग ने केवल स्पिरिट रियलम में होते हुए भी इस आपदा को रोका और पूरे चिंग्यून सेक्ट को बचा लिया। ऐसा योगदान किसी माप में नहीं आ सकता। कोई साधारण रिवॉर्ड हमारी कृतज्ञता और सम्मान को व्यक्त नहीं कर सकता। सबसे पहले होंग तियानश्यांग खड़े हुए। वो अपने 8 डायरेक्शंस थंडर हैमर को सहारे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी आवाज पहले की तरह गरज रही थी। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि लिन मोहेंग को पीक मास्टर नियुक्त किया जाए। भले ही उसकी कल्टीवेशन अभी कम हो, लेकिन उसकी ताकत और योगदान सबके सामने है। वो इस पद के पूरी तरह योग्य है। पूरा हॉल तुरंत सहमति में गूंज उठा। याओ चेन ने सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ। सच कहूं तो अगर उसे वाइस सेक्ट मास्टर भी बना दिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये चिंग सहमत थी, झाओ केन सहमत थे, हुआ मेई सहमत थी, गोंगसुन झान भी सहमत थे। उन्होंने कहा, एक लिटरेरी प्रोडिजी, एक टॉप ग्रेड एल्केमिस्ट, और अब आज की इस उपलब्धि के बाद पीक मास्टर का पद तो उसे मिलना ही चाहिए। 36 पीक मास्टर्स में से एक भी व्यक्ति विरोध में नहीं बोला। चिंग्यून सेक्ट के हजारों साल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पहले किसी पीक मास्टर की नियुक्ति के लिए कई दिनों तक तीखी बहस चलती थी, लेकिन इस बार फैसला पूरी तरह सर्वसम्मति से हुआ। तब झांग तियानशी धीरे धीरे बोले, चूंकि सब सहमत हैं, इसलिए ये बूढ़ा भी इसे उचित मानता है। लेकिन अगर हम एक पीक मास्टर नियुक्त कर रहे हैं तो उसके शासन के लिए एक पर्वत भी होना चाहिए। उन्होंने अपनी सूखी उंगली खिड़की के बाहर इशारा किया। सबसे ऊंची मेन पीक के पश्चिम में एक बिना नाम वाला पर्वत था। वहां फेंग शुई बेहद शानदार था और स्पिरिचुअल एनर्जी भी प्रचुर मात्रा में मौजूद थी। मेन पीक के पास होने की वजह से उस पर नजर रखना भी आसान था। लिन मोहेंग के लिए उससे बेहतर जगह नहीं हो सकती थी। ली शुआनजी ने तुरंत मंजूरी दे दी। आज से मेन पीक के पश्चिम में स्थित उस अनाम पर्वत को मोहेंग पीक कहा जाएगा और लिन मोहेंग उसके पीक मास्टर होंगे। बाकी पीक मास्टर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहले सभी 36 पीक मास्टर्स सेक्ट मास्टर के नीचे समान दर्जे पर खड़े थे, लेकिन अब लिन मोहेंग की नियुक्ति के साथ मोहेंग पीक सभी 37 पीक्स में प्रथम स्थान पर होगा। भले ही वो अभी भी पीक मास्टर ही कहलाएगा, लेकिन उसका दर्जा बाकी 36 पीक मास्टर से ऊपर और केवल सेक्ट मास्टर से नीचे होगा। हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं की। कौन ऐसा इंसान था जो इस सच्चाई को झुठला सकता था कि एक हेवनली पीक कल्टीवेटर को सिर्फ एक ही वार में खत्म कर दिया गया था। अगले ही दिन चिंग्यून सेक्ट ने मोफेंग पीक को आधिकारिक रूप से सील करने के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया। पूरे सेक्ट के हजारों डिसिपल मार्शल आर्ट्स एरिना में इकट्ठा हुए ताकि इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से देख सकें। हालांकि कई इमारतों की मरम्मत अभी भी चल रही थी, फिर भी मैंने झांग तियानशी द्वारा हाथ से सिला हुआ बिल्कुल नया गोल्डन पर्पल रो पहन रखा था। कहा जाता था कि यह कपड़ा 10,000 साल पुराना था और ग्रैंड मास्टर द्वारा छोड़े गए सिल्कवर्म सिल्क से बनाया गया था। इसकी मजबूती ऐसी थी कि तलवार और भाले तक इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। सेक्ट लीडर का एजोर मोफेंग टोकन हाथ में लेकर मैं नए बने क्वानकुन डायग्राम पर खड़ा हुआ और सीधे आसमान की ओर उड़ गया। ली शुआनजी ने खुद मेरे सिर पर मुकुट सजाया और मेरे बाल बांधे। झांग तियानशी ने व्यक्तिगत रूप से मोफेंग माउंटेन ब्राइटस्टोन टैबलेट को पर्वत की चोटी पर स्थापित किया। उसी दिन से चिंग्यून सेक्ट का 37वां पीक मोफेंग आधिकारिक रूप से खुल गया। पीक मास्टर लिन मोहेन की रहस्यमयी आवाज पूरे सेक्ट में गूंज उठी। अगले ही पल गगनभेदी जयकारों की आवाज फूट पड़ी। डिसिपल मेरा नाम जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कुछ तो खुशी के मारे रो भी रहे थे। मैं मोफेंग पीक की चोटी पर खड़ा होकर बादलों में घिरे चिंग्यून सेक्ट को देख रहा था। मेरे पैरों के नीचे मेरा अपना पर्वत था। मेरे पीछे हजारों डिसिपल का सम्मान और श्रद्धा थी और मेरे ऊपर साफ नीला आसमान फैला हुआ था। पहाड़ी हवा मेरे पर्पलिश ब्लू रोब को लहरा रही थी, जबकि दूर के पर्वत कभी बादलों में छिपते तो कभी दिखाई देते। सबसे ऊंचे पीक पर खड़ी एंसेस्टर स्टैच्यू सूरज की रोशनी में पर्पल गोल्ड चमक बिखेर रही थी। 18 साल पहले मैं सिर्फ एक छोड़ा हुआ बच्चा था जिसके पास कोई काम की स्पिरिचुअल रूट तक नहीं थी। मेरे मास्टर मुझे पहाड़ की तलहटी से उठाकर लाए थे। उस समय तो मेरे पास स्पिरिचुअल रूट भी नहीं थी। मेरे 5 सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स मुझे बोझ समझते थे और तिरस्कार से देखते थे, लेकिन कौन सोच सकता था कि वही बेकार लड़का जो लोहे की घंटी तक नहीं तोड़ सकता था, 18 साल बाद चिंग्यून सेक्ट के 37 पीक्स का पीक मास्टर बन जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। साथ ही मेरी बाकी रीकैप वीडियोस भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।